अकबर के दरबार में एक बार फिर कुछ अजीब सा विवाद छिड़ गया था। इस बार विवाद का कारण था एक मटकी दही, पर वह दही साधारण दही न थी, बल्कि खट्टी दही। यह छोटी सी बात अकबर के दरबार में इतनी बड़ी बन गई कि हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कुछ दरबारी कहते थे कि खट्टी दही सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो कुछ शौकिया लोग कहते थे कि असली स्वाद तो खट्टी में ही है। पर झगड़ा कोई सामान्य नहीं था। यह झगड़ा उस दही के सच संबंधी था, किसकी दही सच में खट्टी है और किसकी फीकी, किसने सही मटकी भरी, किसने मिलावट की। आखिर में मामला अदालत तक गया और आयोजक ने कहा कि इस पर फैसला दरबार के बुद्धिमान बीरबल ही बताएंगे। बीरबल का मन हंसते खिलखिलाते हुए भी गंभीर हो गया, क्योंकि वह जानता था कि छोटी छोटी बातों में भी बड़ी सीख होती है। मामला कुछ ऐसा था। नगर के दो प्रमुख बाशिंदे, रफीक और जमाल, दोनों अपने अपने दही के लिए मशहूर थे। रफीक की दही हमेशा मलाईदार और हल्की मीठी रहती थी, और जमाल की दही के बारे में कहा जाता था कि वह खट्टी स्वाद के लिए जानी जाती है। एक उत्सव के बाद, जहां दोनों ने अपनी अपनी मटकी दही रखी थी, लोग बंट गए। कुछ लोग जमाल की दही के खट्टेपन की तारीफ करने लगे और कुछ ने रफीक का पक्ष लिया। विवाद बढ़ा तो दोनों ने अकबर के दरबार में जाकर दलीलें दी। जमाल ने कहा, फरमाइश आशर, यह खट्टी दही मेरी परंपरा है, मैं पुरखों से यही विधि अपनाता आया हूँ। रफीक ने कहा, साहब, मैं तो बस ताज़ा दूध ले आता हूँ और उसमें थोड़ा सा हमारे घर का पक्का खमीर डाल देता हूँ, वह दही खट्टा भी होता है और मीठा भी। अकबर ने कहा कि दोनों की बातों में सच्चाई है, पर यह फैसला कैसे हो कि कौन सही है। तब सभी का ध्यान बीरबल पर गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बड़े लाजवाब। एक मजेदार तरीका है इसका निवारण। अकबर और दरबारियों की उत्सुकता देखते ही बनती थी। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि दोनों अपना अपना दही चारों ओर के गांवगली के लोगों में बांट दें, पर दही को एक ही तरह से परखा जाएगा। किसी ने भी अपने मुंह से दही पर टिप्पणी नहीं करनी है। सबको बस इतना करना होगा कि वे उस दही की एक छोटी सी लोम्बी छड़ी या छाता के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा जो दही के खट्टेपन या फीकेपन को बिना चखे बता दे। दरबारियों ने हैरान होकर पूछा, बीरबल साहब, यह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसकर कहा, शहब, जिसके पास समझ है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बीच बीच में बीरबल ने एक चाल सुझाई, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी नापाकी और पूरी पूरी सच्चाई। उसने दोनों मटकियां लीं और दरबार के एक कोने में रखा। कहा कि अगले दिन सुबह हर कोई अपने अपने काम के लिए जिला गांव जाएगा और कुछ आम जनता से पूछेगा कि किस दही से उनके बिल्कुल प्यारे फूल बेहतर खिलते हैं। फूलों का मतलब लोगों के मुंह का स्वाद था, पर बीरबल ने इसे बड़ा ही चतुराई से छिपाया। बीरबल ने समझाया, जब हम जानते हैं कि किस दही से फूल खिलते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि दही खट्टी है या मीठी। अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि बीरबल हमेशा किसी न किसी मायाजाल से सादगी को जटिल बनाते हैं, पर आज हम उनकी बात मान लेंगे। अगली सुबह जब रफीक और जमाल ने देखा कि बीरबल की चाल काम कर रही है, तो वे दोनों अलग अलग गुजर-बसर करने लगे। दोनों ने अपने दही के कुछ मटके शहरहाट, बाग बगीचों, दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दिए। हर कोई उस दही को लेकर थोड़ी सी जांच करने लगा, पर कोई सीधे नहीं चखा, जैसा बीरबल ने कहा था। लोग दही को लेकर फूलों पर प्रयोग कर रहे थे। कुछ ने दही में गुड़ की परत डाली, कुछ ने उसे बिना कुछ किए ही फूलों के पास रखा। दरबारियों ने देखा कि कुछ लोगों ने दही को टीले टीले के भाई बंधुओं के साथ रखा और कुछ ने उसे अपनी किचनगियों में रखा। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। एक धनिक महिला थी, शाहनाज, जिसका बगीचा पूरे नगर में मशहूर था। उसकी बगिया में तरह तरह के फूल खिलते थे, पर वह फूलों की पसंद के प्रति बहुत संवेदनशील थी। उसने बिना किसी हल्ला गुल्ला किए दोनों दही की मटकियां अपने गुलदस्तों के पास रख दीं।
2 दिन बाद उसने देखा कि जमाल की मटकी के पास लगे गुलाब अधिक झुरमुट और तेजी से खिले, पर रफीक की मटकी के पास लगे गुलाब धीरे धीरे खिल रहे थे और कुछ में एक मीठी सी खुशबू आ रही थी। शाहनाज ने यह बताने की जगह बीरबल को खामोशी से एक नजर भेजी। बीरबल ने आंखों से समझ लिया। वह जान गया कि खट्टी खट्टी दही वाले पत्तों पर तेजी से फूल खिलते हैं, क्योंकि खट्टी दही मिट्टी में थोड़ी तेज रासायनिक क्रिया करती है। पर बीरबल ने सोचा कि केवल फूलों का खिलना ही पर्याप्त प्रमाण नहीं है। उसे यह भी जानना था कि लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या वे दही को पसंद कर रहे थे या नहीं। इसलिए उसने थोड़ी और समालोचना कर दी। बीच में एक गधा जो गावहाट का प्रिय था, भूलकर दोनों मटकियों के पास आया और दोनों से कुछ घूंट पी लिया। ग्रामीणों ने हंसकर इसे देखा और कहा, यह गधा तो दही का स्वाद पहचान लेगा। सब हंस पड़े, पर बीरबल ने नोटिस किया कि गधे ने जमाल की दही थोड़ी बार जकड़कर छोड़ी, यानी वह खट्टी दही उसे जल्दी पच गई और उसकी जीभ पर तीखापन कायम रहा। पर रफीक की दही के साथ उसने थोड़ा सा देर तक खाना जारी रखा। यह भी एक संकेत था। फिर दूसरे दिन कुछ बच्चे आए और दोनों दही का प्रयोग करके मिट्टी के छोटे छोटे पॉट बनाकर उनमें बीज बो दिए। कुछ पॉटों में जमाल की दही मिली, कुछ में रफीक की। 4-5 दिन के भीतर जिस पॉट में जमाल की दही लगी थी, वहां के पौधे तेजी से बड़े दिखे, पर उनमें पत्तियां थोड़ी कठोर थीं, जिसका मतलब था कि दही खट्टी होने से मिट्टी में अम्लीयता आ गई थी। रफीक की दही वाले पॉटों में पौधे धीरे धीरे बढ़े, पर उनका रंग हरा भरा और कोमल था। इस तरह लोगों के छोटे छोटे प्रयोग बताते रहे। दरबारियों ने भी नजदीक से देखा। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि खट्टा दही बच्चों के पेट के लिए सूट नहीं करता, पर दही किसके लिए अच्छा है, यह अलग अलग लोगों का मत अलग करता है। इसी बीच बीरबल ने अपने होशियारी दिखाते हुए दोनों मटकियां उठाईं और उनमें से थोड़ी सी दही लेकर दरबार के मुख्य कुएं के पास गया। कुएं में पहले दिन ही उसने कुछ बूंदें डाल दीं और कहा, देखना कल सुबह पानी कैसा होगा। अगली सुबह सुबह जब सबने कुएं से पानी निकाला तो पानी साफ था, पर उसमें हल्की सी गंध आई। जमाल की दही वाली बूंदों की वजह से पानी में थोड़ा सा तेजी का असर दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी मटकी की दही के प्रभाव से पानी में नर्म और मलाईदार झाग जैसा कुछ बन गया था। बीरबल ने कहा, यह संकेत है कि एक दही अधिक खट्टी है और दूसरा कम। अकबर ने पूछा, पर क्या यह निर्णायक है? बीरबल बोला, शहब, यह तो केवल संकेत हैं, निर्णय तो लोगों के अनुभव और व्यवहार से आएगा। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा फैल गई कि बीरबल किसी तरह से यह जान लेंगे कि कौन सी दही खट्टी है और कौन सी नहीं। लेकिन बीरबल ने उस दिन एक और चाल चली। उसने दोनों मटकियों की कुछ दही लेकर बाजार के एक पुराने हलवाई, जिसका नाम हरिदास था, के पास गया और उसे कहा कि वह इन दोनों दही से एक खास तरह की मिठाई बनाए, पर मिठाई में चीनी न डाले और सिर्फ दही के स्वाद पर निर्भर रहे। हलवाई ने बेझिझक दोनों दही से 2 अलग अलग तरह की दही की बर्फ बनाई। जब इन्हें चखने वालों ने देखा तो कुछ चौंक गए। जमाल की दही वाली बर्फ खाने पर जोरदार खटास आई। लोग तुरंत मुंह बनाकर वाकिफ हुए, पर वे तभी मुस्कुराकर कहने लगे, इसमें असली खटास है, लेकिन मजा भी है। दूसरी बर्फ हल्की और मलाईदार निकली, उससे खटास कम थी पर स्वाद मीठा सा। इसलिए जो लोग मीठी चीजों के शौकीन थे, वे दूसरी को पसंद करने लगे। बीरबल ने कहा, देखा आपने, स्वादों में विविधता है, पर असल सवाल यह है कि कौन सी दही खट्टी है। बीरबल ने अब आखिरी और सबसे चालाकी भरा कदम उठाया। उसने दोनों मटकियों की दही से कुछ दही लेकर दरबार के छोटे छोटे चूहे लेकर एक प्रयोग किया। कुएं, बगीचा, हलवाई की दुकान, बच्चों के पॉट, गधे का स्वाद, सब कुछ मिलाकर चूहों को थोड़ी सी दही दी गई और देखा गया कि किस दही से वे अधिक आकर्षित होते हैं और किस दही से उन पर असर होता है।
बहुत सादे ढंग से यह पता चल गया कि जमाल की दही से चूहे अधिक सक्रिय होकर त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते थे। वे उसे तुरंत चाट लेते थे और फिर दूसरी तरह के व्यवहार में बदलते थे। रफीक की दही से चूहे धीरे धीरे जुड़े और शांत रहे। बीरबल ने कहा, यह मत भूलिए कि हर चीज का प्रभाव अलग अलग जीवों पर अलग होता है, पर सत्यान्वेषण यही बताता है कि जमाल की दही वास्तव में अधिक खट्टी है और रफीक की दही कम खट्टी और अधिक मलाईदार। अकबर संतुष्ट हुआ, पर उसने बीरबल से पूछा कि क्या अब दोनों में से किसी को दंड मिलना चाहिए? आखिर किसका दही सही और गलत कहा जाएगा? बीरबल ने गंभीरता से कहा, सच्चाई तो यही है कि दही का स्वाद लोगों की पसंद पर निर्भर करता है, पर जो बात हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए वह है ईमानदारी। यदि किसी ने मिलावट की है या दूध में घोलकर कुछ छुपाया है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। अकबर ने कहा कि अगर मिलावट हुई हो तो सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शहब, मिलावट का पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक छोटा सा चावल का दाना। दही में चावल डालकर देखिए, जो दही खटाई में अधिक होगी उसमें चावल का दाना जल्दी ही फूलकर अलग तरह से रंग ले लेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और चावल के दाने मंगवाए। रफीक और जमाल दोनों को बुलाया गया और दही की जांच की गई। जब चावल के दाने डाले गए तो जमाल की मटकी में चावल जल्दी फूलकर अपना रंग बदलने लगा और उसमें हल्का सा अम्लीय रंग दिखा। रफीक की मटकी में चावल धीरे धीरे नरम हुआ और उसमें मलाई ने चावल को कोमल बना दिया। फिर बीरबल ने दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी दही में कुछ घोलकर मिलाया था। जमाल ने गर्व से कहा, मेरी विधि पुरानी है, मैं कभी मिलावट नहीं करता। रफीक ने भी कहा, मैं भी सच्चा हूँ। बीरबल ने फिर दरबारियों का ध्यान लोगों के अनुभव की ओर दिलाया। कई बुजुर्गों ने कहा कि जमाल का दही जरूर खट्टा है, पर उसमें कुछ तेजी है जो लोगों को तुरंत खींचती है। रफीक का दही धीरे धीरे लोगों को पसंद आता है। अकबर ने समझकर फैसला सुनाया कि दोनों को किसी सजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलावट का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, पर दोनों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे अपने तरीके साफ रखें और अगर कोई शिकायत हुई तो उसे न्याय के अनुसार हल किया जाएगा। पर बीरबल के लिए असली इरादा यही था कि वह एक बार फिर लोगों को एक सीख दे सके कि स्वाद और सत्य अलग अलग होते हैं। उसने दरबार में एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार दो मिष्ठान्न बनाने वाले थे, एक ने मीठी चीज बनाई, दूसरा ने खट्टी। दोनों ही सही थे, पर लोग जो चाहें वही चुनते। जीवन में भी ऐसे ही है, किसी का सच तुम्हारे लिए खट्टा हो सकता है पर किसी और के लिए मीठा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा हमारी आंखें खोल देती हैं। बीरबल ने सिर निहाकर कहा, शहब, असली बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि किस चीज की जगह कहाँ है। कई दिनों बाद जब शहर की हल्ला गुल्ला शांत हुआ और लोग अपने अपने काम में जुट गए तो जमाल और रफीक दोनों ने निर्णय लिया कि वे एक साथ मिलकर एक बड़ा फैक्ट्री सा काम चलाएंगे जो दोनों तरह के दही बनाएगा, खट्टा और मलाईदार। वे समझ चुके थे कि बाजार में दोनों तरह के स्वाद की मांग है और झगड़ा केवल अहंकार से पैदा हुआ था। दोनों ने मिलकर एक नई दुकान खोलनी चाहिए और बीरबल को भी आमंत्रित किया। बीरबल ने हंसकर कहा, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा, पर एक शर्त है, जो भी दही बनाओ उसे लोगों के स्वास्थ्य और स्वाद दोनों का ध्यान रखते हुए बनाओ, और कभी किसी को यह कहकर धोखा न दो कि खट्टी मीठी है या मीठी खट्टी। सच्चाई हमेशा सामने आएगी। नया प्रयोग नगर में सफल हुआ। लोग खुश थे कि अब उन्हें दोनों तरह का दही एक ही स्थान पर मिल जाता था। कुछ ने कहा कि यह एक सीख थी कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदलना कितना अच्छा है। बच्चों ने नई दुकान पर भीड़ लगा दी और बूढ़े लोग कहकहों के साथ बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने भी दोनों को इनाम दिया और कहा कि उन्होंने न केवल व्यापारिक समझदारी दिखाई बल्कि सामाजिक समझदारी भी दिखाई है।
बीरबल ने कहा, सच्ची जीत वही है जिसमें सभी का भला हो। समय के साथ एक और बात सामने आई। जिस तरह से जमाल और रफीक ने मिलकर काम किया, उससे शहर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। बाजार में नई नौकरी के अवसर आए और लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग अब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करते थे। वे समझ गए थे कि कुछ चीजें अलग होती हैं और अलग होने का अर्थ यह नहीं कि कोई गलत है। बीरबल की चालबाजी और बुद्धिमत्ता ने एक छोटी सी खट्टी दही के मामले से पूरे नगर को बड़ा सबक दे दिया था। सच्चाई का पालन करो, पर लोगों की पसंद का भी सम्मान करो। किसी शाम जब दरबार शांत था और अकबर चांद की रोशनी में बाग की ओर टहल रहे थे, उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने आज क्या सीखा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, मैंने वही सीखा जो हमेशा सीखता आया हूँ कि समझदारी और सच्चाई के साथ थोड़ी सी संवेदनशीलता जोड़ दी जाए तो समाज में शांति रहती है। अकबर ने कहा, और दही? बीरबल हंसा और बोला, दही तो बस दही है, पर उसका स्वाद लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है। समाप्त में यह कहानी इसलिए खास हो गई कि उसने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी चीज, खट्टी दही, भी लोगों के चरित्र, उनकी समझ और समाज के सामंजस्य पर बड़ा असर डाल सकती है। बीरबल ने नहीं केवल फैसला किया बल्कि लोगों को समझाया कि हर चीज की जगह है, हर स्वाद की कद्र है, और सबसे बढ़कर ईमानदारी की कीमत कोई भी संग्रह नहीं कर सकता। जमाल और रफीक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि मतभेदों को पराजित कर सहयोग को अपनाना ही असली जीत है। और नगर के लोग हर दही के स्वाद के साथ अब ज्यादा समझदार और प्रेमी बन गए थे। कुछ खट्टे अनुभवों के बाद भी अक्सर छोटे छोटे क्षणों में ही जिंदगी के बड़े सबक छिपे होते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा ही एक किस्सा था। 1 रुपए की ऐसी कीमत जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। यह कहानी उसी 1 रुपए की भारी कीमत की है, जो केवल धुआंधुचला हुआ सिक्का नहीं था, बल्कि ईमानदारी, वफादारी और मानवीय गरिमा की मिसाल बन गया। गांव का नाम था हरमंदपुर। हरमंदपुर के लोग सरल, मेहनती और परस्पर जुड़े हुए थे। यहाँ घर घर में खेत थे और मेहमानवाजी का रिवाज बहुत पुराना। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था, बरगद का, जिसके चारों ओर बेंच बनी थी और लोग सुबह शाम वहीं इकट्ठा होते। उसी पेड़ के पास एक छोटा सा चाय का ठेला भी था, जिसका मालिक था चंदू चाय वाला। चंदू का ठेला रंग उड़ा हुआ था, पर उसके चाय के स्वाद की कोई प्रतियोगिता नहीं थी। लोग उसे मानते थे क्योंकि वह ईमानदार और बातें सच्ची बोलने वाला आदमी था। हमारी कहानी की नायक थी राधा, एक विधवा माँ जो अपने 8 साल के बेटे मोहन के साथ रहती थी। राधा की आंखों में हमेशा थकावट और उम्मीद का अदृश्य संगम दिखता था। उसका पति हरीश खेत में काम करते हुए एक दिन बीमारी के कारण चल बसा था। तब से राधा ने घर के सभी काम संभाल लिए थे और छोटी छोटी गिनती नौकरी करके दोनों का पेट पालती थी। मोहन पढ़ने में तेज था, किताबों से लगाव रखता था और बड़ा होकर सबका नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन पैसे की कमी ने अक्सर उनके सपनों पर धुंधला चांदला फैला दिया था। राधा ने मोहन को सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है और चाहे जितनी मुश्किल आए, सच का सहारा छोड़ना नहीं। एक सांझ मोहन की कक्षा में स्कूल का मास्टर ने बताया कि सभी बच्चों को अगले हफ्ते एक नाटक करना है, जिसके लिए थोड़े बहुत कपड़े और सजावट की जरूरत होगी। हर बच्चे को 10 रुपए देने होंगे ताकि स्कूल सामूहिक रूप से कुछ खरीद सके। मोहन ने उत्साह से कहा कि वह भी हिस्सा लेगा, क्योंकि उसे सबके साथ मंच पर होने का बड़ा मन था। पर राधा के पास 10 रुपए इकट्ठा करना आसान नहीं था। राधा ने मोहन के लिए कुछ काम किए, सब्जी बेची, दबी सी बचत निकाली, पर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। मोहन ने हिम्मत बनाकर चंदू चाय वाले से बोला कि क्या वह उसके 10 रुपए उधार दे सकता है।
चंदू की आंखों में एक सहमति की मुस्कान थी, पर उसने कहा, बेटा मैं थोड़ा ही दे पाऊंगा, बाकी तुम घर से दे देना। अंततः कुछ जतन के बाद राधा ने मोहन के लिए जरूरी पैसे जुटा ही लिए। मोहन स्कूल गया और खुशी खुशी नाटक के लिए तैयारी में लग गया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस ही हफ्ते गांव में पंडितराम का जन्मदिन था और पूरा गांव भोज और आयोजन की तैयारियों में जुटा हुआ था। होंगे तो होंगे, पर भोज के लिए खरीद फरोख्त हुई और इस बीच चंदू के ठेले के पास एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। वह बुजुर्ग थे गांव के ही एक भटकते संत, जो अनेक दिनों से गांव में आकर हर किसी से आशीर्वाद लेते थे। वे भूखे प्यासे थे और चंदू ने उन्हें चाय दी और कुछ बिस्कुट भी रख दिए। संत ने चंदू को अपनी झुर्रियों से मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा कि ईश्वर तुम्हें खुश रखे। फिर उन्होंने अपनी चादर से कुछ छुपा कर रखा और अलविदा लेते हुए चल दिए। चंदू ने बिसुरी सी सोचकर वह चीजें ठेले के नीचे रख दीं, ताकि कोई उसे छूकर नहीं ले जाए। अगले दिन सुबह जब चंदू आया तो उसने देखा कि उसकी पेटी खुली हुई थी और उसमें रखा एक छोटा सा डब्बा गायब था। उसमें कुछ सिक्के थे और ₹1 का एक छोटा सा सिक्का जो उसे जमाने से मिलकर पड़ा था। चंदू की आंखों में चिंता के बाद एक छोटी सी उम्मीद जगी कि शायद वह कहीं गिर गया होगा। उसने चारों ओर देखा, पर छुट्टी सी चुप्पी थी। गांव के कुछ बच्चे ठेले के पास खेल रहे थे, पर किसी में भी चोरी का कोई भाव नहीं दिखा। चंदू ने गांव वालों से पूछा, पर सबने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। वह बेचैन हो गया, क्योंकि उस ₹1 का सिक्का उसका भाग्य था। वह पैतृक स्मृति के रूप में जोड़ रखा था और उसे बेइज्जत मानता था कि कोई उसे छूकर ले गया होगा। पर पैसे की कमी से भी बड़ा उसका डर था, लोग क्या कहेंगे अगर ठेले से चोरी हुई तो। उसी शाम जब चंदू ने घटना का जिक्र बरगद के नीचे किया तो सभी ने मिलकर विचार विमर्श किया कि किसने लिया होगा। कुछ ने अटपटा सा सुझाव दिया कि शायद बाजार के नए लड़के ने उठाया होगा। कुछ ने कहा कि बच्चे ही होंगे, पर किसी ने साफ तौर पर कुछ भी साबित नहीं किया। गांव में बेचैनी फैल गई और चंदू ने ठान लिया कि वह चोरी का पता लगाएगा, चाहे जो हो। उसने मोहन से कहा कि वह जल्द ही स्कूल के बाद थोड़ी देर काम कर ले। मोहन, जो दिल से ईमानदार था, तुरंत सहमति दे दिया और ठेले पर दिए काम में लगा रहा। लेकिन वह छोटे छोटे बच्चों की तरह ही था, जिसकी आंखों में सच्चाई और सपने दोनों का चमक था। एक दिन कुछ दिनों बाद गांव में एक नया आदमी आया। नाम था कमल और वह एक व्यापारी था जो शहरी से आया था। कमल ने गांव में एक छोटी दुकान खोली और लोगों के साथ बहुत मिलनसार तरीके से बात करता था। पर कुछ बुजुर्गों ने कहा कि वे उसे ठीक से नहीं जानते। वह शहर वाले स्वभाव का था और हमेशा जल्दी जल्दी विचार कर जाता था। चंदू ने भी कमल से थोड़ा व्यापारिक व्यवहार रखा और उसे ठीक ठाक समझा, पर अपना छोटा सा दिल बड़ा था और उसने किसी भी शख्स से पहले इंसानियत का पक्ष रखा। वही शाम बारिश आई और छतों पर पानी की टपक से गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली। मोहन स्कूल से लौटा तो वह चचेरे बच्चों के साथ खेला और फिर खाना खाकर सोने चला गया। पर उसी रात मॉनसून की एक तेज बौछार के बाद गोरा नाम का गांव का एक नौजवान, जो नशे की आदत में फंसा हुआ था, चोरी करने की साजिश में लगा हुआ था। उसने देखा कि चंदू का ठेला छोटी सी दूरी पर अकेला पड़ा है। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वह धीरे धीरे पास आया और ठेले के नीचे हाथ डाला। उसने वही डब्बा उठाया जो चंदू ने नीचे रखा था। गोरा ने जल्दी जल्दी सिक्कों को उठा लिया और वह ₹1 का सिक्का अपने पास रख लिया। वह समझा कि यह केवल एक छोटा सा सिक्का है, पर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह हर छोटी चीज को भी मूल्यवान समझने लगा था। उसने घुटनों पर बैठकर वह सिक्का अपने हाथ में देखा और कहा, ₹1 से क्या होगा? बस आज की भूख मिटेगी। पर निगाहों में एक अजीब सी लड़ाई थी।
एक तरफ लालच, दूसरी तरफ एक पीड़ा जो उसे चुप रहने से रोकती थी। सुबह हुई और गांव में फिर से रोजमर्रा की हलचल शुरू हुई। चंदू ने देखा कि डब्बा गायब है और उसके भीतर रखा सिक्का भी। उसने गांव में शोर मचाया और लोगों से पूछा कि किसने लिया। कुछ ने देखा कि गोरा घर की ओर भागता हुआ गया, पर किसी ने उसे पकड़ने की ठानी ही नहीं। गोरा ने अपने घर में सिक्का छुपा दिया, पर मन में एक तरंग सी उठी, शर्म पर जरूरत की आग भी जल रही थी। उसने सोचा कि वह किसी तरह वह सिक्का वापस कर देगा और किसी से पैसे मांग लेगा, पर नशा और कंपन उसे संकोचपूर्वक सही राह से भटका रहे थे। गांव के बार बार के विवाद के बीच राधा और मोहन का जीवन भी चलता रहा। मोहन ने स्कूल की नाटक की तैयारी के लिए मेहनत की और वह अपने दोस्ती के साथ मिलकर नाटक का अभ्यास करता रहा। पर जब उसे पता चला कि चंदू के पास से सिक्का गायब हुआ है, तो उसने अपने भीतर एक बेचैनी अनुभव की। वह जानता था कि गांव में 1 रुपए का सिक्का कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, पर किस्मत में कुछ और लिखा होता है। यह सिक्का चंदू के लिए बहुत मायने रखता था। मोहन ने रात को सोकर ठानी कि उसे कोई उपाय करना होगा, किसी तरह से सत्य सामने आना चाहिए। मोहन ने अपने मित्रों के साथ गांव के हर कोने में पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि गोरा कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह ज्यादा चुप बैठता और अक्सर अपने हाथ को छिपाए रखता। मोहन ने सोचा कि हो सकता है कि गोरा के पास कुछ है। मोहन ने गोरा के घर पर एक दिन खाना भेजा और कहा कि वे सब एक साथ बैठकर चाय पिएं। गोरा को उस शुक्राणुसी जरूरत में कोई परवाह नहीं थी, पर उसने खाना खा लिया और धीरे धीरे मोहन के साथ बैठा। मोहन ने चुपके से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम पहले शांत रहते थे, पर अब तुम बदले हुए लगते हो। गोरा ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर बोला, मैं मुश्किल में फंसा हूँ। मोहन ने पूछा, किस बात की मुश्किल? गोरा ने सिर झुकाकर कहा कि उसे नशे की लत है और कभी कभी उसे खाने के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए वह छोटी छोटी चोरियां कर लेता है। मोहन ने उसे क्रोधित नहीं किया, बल्कि प्यार से कहा, तुम गलत कर रहे हो। चोरियां किसी को दर्द पहुंचाती हैं। पर अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं और मेरी माँ तुम्हारी मदद कर सकते हैं। गोरा की आंखों में कुछ नमी आ गई, पर उसके चेहरे पर अंगड़ाई भरी झिझक थी। क्या वह सच में बदल सकता था? उसी सुबह गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर चंदू के ठेले पर आए और बोले कि हमें चोरी का दोषी पकड़ना होगा। चंदू ने कहा कि वह न्याय चाहता है, पर वह भी चाहता है कि दोषी को सजा मिलकर उसके जीवन में सुधार आए, न कि कठोर दंड। उस दिन बरगद के नीचे सभा बुलाई गई और सभी को वहां बुलाया गया। गांव के प्रधान ने कहा कि जिसने भी चोरी की है वह सामने आए, वरना हम सब मिलकर सख्त कदम उठाएंगे। गोरा ने देखा कि उसके ऊपर सामने आने की हवा चल रही है। उसने अंततः हिम्मत जुटाई और बरगद के नीचे गया, जहां सारे गांव वाले उसकी ओर देख रहे थे। उसकी धड़कन तेज थी और उसने आंखें नीची रख लीं। प्रधान ने पूछा, तुमने यह किया है क्या? गोरा ने झट से कहा, हाँ मैंने किया। पूरे गांव में एक सन्नाटा छा गया। लोग गंभीरता से देखने लगे। कुछ ने कहा कि अब उसे सजा मिलनी चाहिए, कुछ ने कहा कि पहले कारण समझो। चंदू ने कहा, मैं चाहता हूं कि गोरा को सजा न दी जाए, पर उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और वह सिक्का वापस करे। गोरा ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली और उसमें वही सिक्का था, वह सिक्का जिसे वह रातों रात छुपा कर रखा था। सिक्का चमकता नहीं था, पर उसकी आंखों में पछतावे का उजास था। गोरा ने कहा, मैंने लिया था, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में उस नदी की गहराई थी जो अपने पथ में आकर टूट चुकी हो। गांव वालों की निगाहें बदल गईं। कुछ के दिल में गर्मी आई, कुछ के चेहरे पर कठोरता थी। राधा ने भी उस सभा में भाग लिया। उसने देखा कि गोरा की हालत वाकई खस्ता थी। उसकी आंखों में उसने एक पुरानी पीड़ा देख ली।
उसने अपनी उदार हृदयता निकाली और बोली, हम सब गांव के हैं। गलती हर कोई कर सकता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि गलती स्वीकार की गई। हम उसे मार्ग दिखाएं, न कि सिर्फ लताड़े। चंदू ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि गोरा माफी मांगे और फिर वह मेरे साथ काम करे। उसे काम भी मिलेगा और प्रशिक्षण भी, और मैं उसके इलाज के लिए कुछ मदद कर दूंगा। प्रधान ने कहा कि यह उचित है, और गांव वालों ने तालियां नहीं बजाईं, पर वे सहमति से सिर हिलाने लगे। गोरा ने रोते हुए कहा कि वह सच्चे मन से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अब वापस नहीं झुकेगा। चंदू ने उसे धीरे से पकड़ा और कहा, तुम वापस आओ, पर पहले तुम हमें विश्वास दिखाओ। फिर चंदू ने मोहन और राधा के सामने कहा कि वह 1 रुपये की कीमत जानता है। यह केवल सिक्का नहीं, बल्कि उसका विश्वास और अपमान दोनों है। उसने गोरा को एक शर्त दी, वह गोरा से कहेगा कि वह अगले 1 महीने तक ठेले पर काम करेगा और अपने पैसे कमाकर चंदू के सामने जमा करेगा। गोरा ने स्वीकार किया। इसी के साथ गांव की तरफ से भी सहायता की व्यवस्था की गई। कुछ लोगों ने कहा कि वे गोरा के इलाज के लिए थोड़ी सी रकम देंगे, और कुछ बच्चों ने उसे पढ़ाने का वादा किया ताकि वह नशा छोड़ सके। समय ने अपना कार्य किया। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल रहे। गोरा के हाथ कांपते, पर उसने मेहनत की। वह सुबह जल्दी आता, ठेले पर पानी उबालता, चाय बनाता, कपड़े मांजता, सब काम करता, और धीरे धीरे लोगों ने देखा कि वह बदल रहा है। मोहन उसे हिम्मत देता और राधा उसके इलाज में मदद करती। गांव वालों ने भी उसे ताने नहीं दिए, बल्कि प्रोत्साहन दिया। गोरा का चेहरा अब साफ दिखने लगा, और उसने अपना पहला कमाया हुआ पैसा चंदू को सौंपा। चंदू ने उसे स्नेह से पकड़कर कहा कि वह आज आजाद है, पर सच्चे आजाद वही होते हैं जो अपनी गलतियों का सुधार कर लें। गोरा ने पहली बार अपनी आंखों में वास्तविक शांति देखी। उसका चेहरा धीरे धीरे खिल उठा, और उसने अपने जीवन को सुधारने की राह पकड़ ली। वर्ष बीता, और मोहन के नाटक का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। मोहन ने अपनी मां का नाम रोशन किया, और सबने तालियां बजाईं। चंदू का ठेला पहले से भी अधिक व्यस्त रहने लगा, पर वह अब और भी प्रसन्न था, क्योंकि उसने न केवल अपने सिक्के वापस पाए थे, बल्कि उसने एक आत्मा को सही राह दी थी। गांव में यह घटना चर्चा का विषय बनी कि कैसे एक छोटे सिक्के की चोरी ने एक आदमी को बदला, और एक पूरा गांव उससे सीखा। लोग अब कहते थे कि 1 रुपये की कीमत केवल पैसे की नहीं, बल्कि इज्जत और समझदारी की भी होती है। राधा ने मोहन को अपने छाती पर गले लगाया और कहा, देखा बेटा, ईमानदारी और करुणा से बड़ी कोई चीज नहीं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैंने आज जाना कि 1 रुपये की सच्ची कीमत वही जान सकता है जिसने इंसानियत देखी हो। समय के साथ गोरा ने अपने जीवन को स्थिर किया, और गांव में एक नई मिसाल बन गया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया, और जो उन दिनों कमजोर था, आज वही दूसरों के लिए सहारा बन गया। चंदू ने एक बार बरगद के नीचे बैठकर कहा, हमें कभी भी छोटी छोटी चीजों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही छोटी चीजें बड़ी सीख देती हैं। गांव वालों ने भी कहा कि वह सिक्का अब केवल धातु नहीं रहा, वह उनके बीच की वह डोर बन गया जो लोगों को जोड़ती थी। हर कोई जानता था कि छोटी छोटी चीजों की कीमत का मूल्यांकन करना और उसे संरक्षण देना ही सच्ची मानवता है। कहानी का असली परिणाम यह हुआ कि हरमंदपुर के लोग अब अधिक संवेदनशील और एक दूसरे के प्रति समर्पित बन गए। वे समझ गए थे कि हर गलती के पीछे एक कहानी होती है, और हर चूक के बाद सही मार्ग पर लौटने का मौका देना भी उनकी जिम्मेदारी है। 1 रुपये का छोटा सा सिक्का, जो कभी चंदू के लिए एक याद थी, आज पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा था कि माफी, सुधार और सहयोग से ही समाज में सच्चा बदलाव आता है। और यही वह भारी कीमत थी जो उस 1 रुपये ने चुकाई, न कि पैसों से, बल्कि इंसानियत और समझदारी से।
अकबर का राज्य हमेशा खुशहाल रहता था, पर उस साल कुछ अजीब हुआ। खजाने में अचानक कमी आ गई और राजा अकबर को यह बात नागवार गुजरी। अकबर बहुत ही न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे, पर जब बात खजाने की आती, उनकी आंखों में गंभीरता छा जाती। खजाना खाली हो, यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। तख्त की चमक कम न हुई थी, पर दरबार के अहले सुबह में बेचैनी बैठ गई थी। खातों का हिसाब किताब लिया गया, राजस्व पाटिका देखी गई, करमल का लेखा जोखा निकाला गया, पर नतीजा वही रहा। राजकोष में जो धन होना चाहिए था वह नहीं था। अकबर ने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान और चालाक सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल का नाम आते ही दरबार के लोगों के चेहरों पर भरोसा और शांत मुस्कान आ गई। उन्हें पता था कि बीरबल किसी न किसी तरह चीजों को सुलझा देंगे। बीरबल को देखकर अकबर ने कहा, बीरबल, खजाना खाली है, कुछ समझ में नहीं आता। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि धन कहाँ गया। बीरबल ने शांत से कहा, साहब, घबराने की जरूरत नहीं। हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें ठीक ठीक तह तक जाना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि किसी को शक नहीं किया जाएगा और चोर पकड़ने से पहले सबूत चाहिए। बीरबल ने तुरंत अधिकारियों को कहा कि खजाने का भौतिक निरीक्षण 2 बार से 3 बार कराएं और जो दस्तावेज हैं वह सब लाकर उसके सामने रखें। दरबारियों ने पूरे राज्य से रिपोर्टें मंगाई। कर से संबंधित कुछ ठेकेदारों और सूबेदारों की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिली। कुछ कैटालॉग किए गए खर्चे ऐसे थे जिनका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। पर सब कुछ जटिल था। दस्तावेजों की भाषा ऐसी थी कि एक सामान्य आदमी उलझ जाता। बीरबल ने सोचा कि सीधी और सरल युक्ति अपनानी चाहिए। वह अकबर के पास गया और बोला, साहब, दस्तावेजों की जांच तो हो रही है, पर असल बात यह है कि खजाना क्यों खाली हुआ। शायद कोई चालाकी हुई है। मैं कुछ दिनों के लिए सरल प्रयोग करूंगा। अकबर ने मन ही मन सहमति दी और बीरबल को पूरा आजादी दे दी। बीरबल ने सबसे पहले खजाने की मसलन उस कोठरी का निरीक्षण किया जहां सिक्के और मोहरें रखी जाती थीं। उसने देखा कि कोठरी की दीवारों पर कुछ ताज़ा खरोंचें थीं, पर वे ऊंची थीं और बाहर के किसी जानवर या साधारण चोर की पहुंच से परे। तालों की जांच की गई, कोई टूट-फूट नहीं थी। बीरबल ने खजाने की चाबी संभाली और कुछ दिन तक वहां सुबह शाम जाकर चाबी बजाकर देखा कि कोई आता है या नहीं, पर हर बार केवल खामोशी ही रही। तब बीरबल ने खजाने के आसपास छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू किए। उसने कोठरी के बाहर नया कुर्सी और मेज रखा और जलती मशालों का आयोजन किया ताकि कोई चुपके से पास न आ सके। उसने खजाने में एक नकली सिक्का रखा और उसे विशेष तरह का चिन्ह दिया ताकि उसकी पहचान बाद में हो सके। पर उसके दिल में एक और शक था, क्या यह समस्या अंदर के लोगों की मिलीभगत से थी या बाहर से कोई करतूत। बीरबल ने अपने तरीके से पता लगाना चाहा। बीरबल ने दरबार के कुछ भरोसेमंद नौकरों को रातों रात खजाने के पास भेजा, पर उन्होंने कोई भी बड़ी हरकत न देखी। तब बीरबल ने एक चाल चली। उसने खजाने की कोठरी की दीवारों के नीचे कुछ सूक्ष्म निशान छोड़े, मिट्टी में हल्की रेखाएं और एक छुपा हुआ धागा जो कोठरी दरवाजे के ताले के पास से दिखाई नहीं देता था। उसकी मकसद यह थी कि अगर कोई बाहर से आकर चुपके से खजाना निकालता है तो वह निशान छूटेंगे और उसे पकड़ा जा सकेगा। साथ ही बीरबल ने खजाने के अंदर छोटे छोटे अनोखे मोहर रखी, कुछ मोहर पसलियों पर चिन्हित, कुछ रंगीन रंध्र वाले, ताकि चोरी हुए सोने चांदी का पता चल सके अगर वे बाजार में बिके। यह सब करने के बाद बीरबल ने लंबा धीरज रखा और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिनों बाद नगर में अफवाह फैली कि किसी ने विशालकाय बाघ को राजा के जंगल से देखा है, पर वह दामन सा अफवाह था। लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ी। उसी दौरान बीरबल ने देखा कि खजाना के पास रखे गए छोटे छोटे धागों में से एक धागा खिंच गया था।
वह तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि दीवारों पर कुछ पैरों के निशान थे, पर यह पैरों के निशान इंसानी थे, नहीं कि जानवर के। निशान छोटे थे, मानो किसी बच्चे या बौने के हों। बीरबल ने तुरंत उस निशान के अनुसार ताल तलाशी की और पाया कि कोठरी के बाहर कुछ ठोस चींटियां थीं, बारीक सी मिट्टी के टुकड़े ऊपर की ओर उठे थे जैसे किसी हवा के झोंके से उठे हों। बीरबल ने पाया कि खजाने के पास से कुछ सोने की पत्तियां गायब नहीं थीं, पर उन पत्तियों की जगह पर कीड़े जैसी हल्की सी गोलियां पड़ी थीं, मानो कोई चीज काटकर ले गया हो और उसकी जगह कुछ और छोड़ दिया हो। बीरबल ने यहाँ बड़ी सूक्ष्मता से काम लिया। उसने दरबार को बुलाया और कहा कि खजाने के कुछ हिस्सों की ठोस जांच करनी होगी, पर नंगा बयान न दिया जाए, केवल संकेतों से काम चलेगा। बीरबल ने कहा कि हर उस व्यक्ति का नाम लीजिए जो पिछले कुछ महीनों में खजाने या उससे जुड़ी सामग्री के संपर्क में आया है। सूची में कई नाम थे, कुछ नए ठेकेदार जिनका अभी हाल ही में नियुक्ति हुआ था, कुछ पुरानी दुकानदार जिनसे राजकीय सामान लिया गया था, और कुछ ऐसे दरबारी जिनका संबंध सीधे खजाने से था। बीरबल ने हर एक से अलग अलग पूछताछ की, पर वह सीधे सवालों से बचता और परिहास से बात को परख लेता। उसने पूछा कि वे क्या करते हैं, उनके घर में कौन कौन आता है, और यदि कभी किसी ने कोई सामान उनलेखा या संदिग्ध लाना दिया हो। कुछ ने झूठ बोला, कुछ उलझकर बोले और कुछ सीधे सच्चाई बता दिए, पर किसी का व्यवहार इतना संदिग्ध नहीं था कि उसे तुरंत दोषी समझा जा सके। बीरबल ने एक दिन फिर एक खुराक चाल चली। उसने दरबार के सामने बड़े ढोलनगाड़े बजवाए और एक उत्सव का आयोजन किया। सब कुछ रंगीन और भव्य था। इस अवसर पर उसने उन सभी ठेकेदारों और बाजारियों को आमंत्रित किया जिनका नाम खजाने के साथ जुड़ा था। पर बीरबल का असली उद्देश्य कुछ और था। वह देखना चाहता था कि शोर शराबे के बीच कौन सा व्यक्ति असामान्य रूप से बेचैन होगा या कौन सा अनावश्यक रूप से उत्साहित। समारोह के बीच बीरबल ने अचानक घोषणा कर दी कि राजा अकबर ने अपने खजाने से कुछ पुरानी मोहरें जारी करने की योजना बनाई है और उन्हें आज रात के बाजार में दिखाया जाएगा। यह सुनते ही कुछ चेहरे चमके और कुछ शांत हो गए। बीरबल ने देखा कि एक व्यापारी, जिसका नाम मल्हार था, जिस पर पहले भी संदिग्ध खर्चों का जिक्र आया था, तुरंत अशांत हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। बीरबल ने इसे नोटिस कर लिया, पर वह अभी भी जीवित सबूत नहीं था, केवल एक संकेत था। रात के अंधेरे में जब बाजार सामान्य हो चुका था और लोग सोए हुए थे, बीरबल ने अपने भरोसेमंद कुछ लोगों के साथ मिलकर उस मल्हार की दुकान पर खिड़की से देखा। दुकान के पिछले हिस्से में कुछ विषम हलचल थी। मल्हार ने अपने घर के पीछे कुछ बक्से खोले और उनमें से एक बड़ी चादर निकाली। असल में वह चादर खजाने की पत्तियों को छुपाने के लिए बनाई गई थी। बीरबल ने देखा कि मल्हार के यहाँ उन चिन्हित मोहरों का मिलान हो रहा था, उन्हीं में से कुछ जो उसने खजाने के अंदर रखी थीं। पर यह अभी भी पर्याप्त सबूत नहीं था कि उसने खुद चुराया। बीरबल ने और इंतजार किया और निगरानी तेज कर दी। अगले ही दिन उसने उस बक्से के नाम से संबंधित कुछ लोगों को बुलाकर हल्के सवाल किए और पता चला कि मल्हार ने हाल ही में कुछ पुराने सरकारी दस्तावेज बेचने की कोशिश की थी और उसने उन दस्तावेजों में कुछ गोल्डन पत्तियां छुपाई थीं। यह बात सुनते ही बीरबल ने सोचा कि शायद मल्हार अकेला नहीं है, किसी ने उसे मदद की होगी या वह किसी बड़े जाल का छोटा कड़ी है। जो दस्तावेजों की सफाई करता था और उस अधिकारी ने भी खाते बदलने का काम किया। यह सुनते ही बीरबल ने अपने कान झटका दिए। यह वही नई कड़ी थी जिसे वह ढूंढ रहा था। बीरबल ने तुरंत उस नाम की तहकीकात की और पाया कि वह अधिकारी वही था जिसने हाल ही में कुछ बड़ी खरीदारी की थी। उसने नई कोठरी बनवाई थी और बाहर से महंगे कपड़े मंगवाए थे। बीरबल ने उस अधिकारी को आमंत्रित किया और अपने अंदाज में उसे परखा।
अधिकारी कुछ उलझन में था पर जिद्दी तौर पर कहता रहा कि वह निर्दोष है। बीरबल ने कहा, तुम्हें क्या मिलता है असल में? क्या ये धन तुम्हारे घर में आराम देता है? अधिकारी ने शर्मते हुए कहा कि कभी कभी परिवार में जरूरतें आ जाती हैं और छोटी छोटी चालें बिना सोचे समझे कर ली गई थीं। बीरबल ने उसकी आंखों में सच्चाई पकड़ी पर वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने फिर एक चाल चली। उसने कहा कि यदि अधिकारी सत्य बोलता है तो उसे स्वयं आकर खजाने के सामने बताना चाहिए कि उसने किनसे लेना लिया था और किसने किसे दिया। अधिकारी ने डर कर मना कर दिया। अब बीरबल समझ गया कि मामला बड़ा है, सीधे दरबार तक पहुंचने वाला था और सजा भी भारी हो सकती थी। उसने राजकाज की मर्यादा निभाते हुए अकबर से चर्चा की और योजना बनाई कि मामले को सार्वजनिक तौर पर नहीं पर सूक्ष्मता से सुलझाया जाए ताकि राज्य का मान और व्यवस्था दोनों बने रहें। बीरबल ने अगले हफ्ते एक नए तरीके से काम लिया। उसने खजाने की कोठरी में एक नया प्रोजेक्ट पेश करने की बात बतलाई। कहा कि राजा के आदेश अनुसार कुछ पुराने सिक्के और धातुओं की नई नापतौल की जानी है और उस काम के लिए कुछ अस्थायी कर्मचारी चाहिए। बीरबल ने उनमें से कुछ लोगों को चुना, जिनमें मल्हार के कुछ साझेदार और वह अधिकारी भी शामिल थे। परीक्षण के दौरान बीरबल ने हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी दी और उन्हें बताया कि काम के अंत में जो भी अतिरिक्त चीजें मिलेंगी उन्हें लिखित जमा कराना अनिवार्य है। पर असल में बीरबल ने हर स्टेशन पर छुपी हुई निगरानी रखी, छोड़े हुए धागे, चिह्नित चश्मे और कुछ रेशमी निशान जिन्हें केवल वे ही पहचान सकते थे जो चोरी को अंजाम दे रहे थे। यह सब इसलिए ताकि हर कोई अपनी गलती खुद स्वीकार कर दे। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग दिलेरी से काम करने लगे और कुछ बेखबर थे। पर शाम तक जब सब कुछ समाप्त हुआ, बीरबल ने पहनावे के बीच चोरी की कुछ पत्तियां और मोहरें पाईं जो वही चिह्नित मोहरें थीं जो खजाने में रखी थी। पर किसने लिया? वह प्रश्न शेष था। बीरबल ने निर्णायक खेल खेला। उसने सभी को दरबार में बुलाया और कहा कि खजाने की चोरी का मामला हल हो चुका है, पर सजा देने से पहले वह एक आखिरी सुनवाई चाहेंगे। वह सबको एक छोटे से कमरे में ले गया जहां एक बड़ी मीनार थी। मीनार के चारों ओर दीवारें चकाचक थीं और बीरबल ने कहा कि अब जो भी कुछ बताएगा उसे पूरा इनाम भी मिलेगा और जो झूठ बोलेगा उसे तुरंत दंड सहना होगा। इस तरह की बात से कुछ लोगों को डर लगा और कुछ को उम्मीद। बीरबल ने धीरे धीरे सबको अपने अपने स्थान पर बुलाया और प्रत्येक से पूछा कि क्या उसने कभी किसी अधिकारी को पैसे दिए थे या किसी को दस्तावेज बेचने की सलाह दी थी। कुछ लोगों ने नाम लिए, कुछ ने इशारे किए और कुछ ने चुप्पी साध ली। आखिरकार बात उस अधिकारी तक पहुंची जिसने पहले कुछ खरीदारी की थी। उसने झिझकते हुए स्वीकार किया कि उसने कुछ दस्तावेजों को गलत तरह से निहित किया था और कुछ पैसे लिए थे। उसने कहा कि उसे डर था कि अगर उसने इन बातों को बताया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बीरबल ने उसे न डांटा बल्कि कहा कि सच बोलने वाले का मान और भी बढ़ता है। अधिकारी ने सारा सच खोल दिया और बताया कि किसने उसे रिश्वत दी थी और किसने उसे दबाया। उसने यह भी बताया कि मल्हार ने उसे बताया था कि कुछ मोहरें और दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें बेचकर बड़ी रकम मिल सकती है। यह खुलासा ऐसा था कि जिन लोगों पर संदिग्धता थी वे सब बेनकाब होने लगे। अकबर ने इस खुलासे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दंड तो आवश्यक है पर साथ ही सुधार भी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गलती की है उन्हें सार्वजनिक निंदा के बजाय काम देकर सुधार का मौका मिलेगा, पर जिन लोगों ने मर्यादा तोड़ी और सरकार को धोखा दिया है उन पर सख्ती होगी। मल्हार और उसके कुछ अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो धन मिला वह खजाने में लौटाया गया। अधिकारी ने भी अपना पद खो दिया पर उसे जेल नहीं भेजा गया।
उसे राज्य के किसी कम महत्वपूर्ण विभाग में भेज दिया गया जहां वह अपने किए की सजा भुगत सके और अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। बीरबल ने सब कुछ शांतिपूर्वक हल किया ताकि राज्य की प्रतिष्ठा बची रहे। उसने यह भी प्रस्ताव दिया कि खजाने की निगरानी के लिए एक नया मंडल बनाया जाए जिसमें कुछ आम नागरिक भी शामिल हों ताकि पारदर्शिता बढ़े। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया और नया नियमन लागू किया गया। पर इस कहानी में एक और मोड़ था। बीरखल की सूझबूझ से कुछ और सच सामने आया। वह सच यह था कि पूरी चोरी केवल सतही तौर पर नहीं हुई थी। कुछ लोग बड़ी चालाकी से खजाने की किताबों में अदृश्य फेरबदल कर रहे थे ताकि असली धन बदलता रहे पर रिकॉर्ड कुछ और दिखे। बीरबल ने कई दस्तावेजों की गहराई से जांच की और पाया कि कुछ लेखाकारों ने पेड़ों के पत्तों जैसा जटिल संकेत छिपा दिया था। कुछ अक्षरें बदलकर रख दी गई थीं जिन्हें सिर्फ वही लोग पहचानते थे जो खतरे में हिस्सा लेते थे। बीरबल ने उन लेखाकारों को भी शामिल कर लिया और धीरे धीरे पूरी साजिश का जाल खुल गया। असल अपराधी केवल मल्हार नहीं था, उसके पीछे कुछ बड़े तबके भी थे जिन्होंने महीनों से यह खेल खेला था। बीरबल ने उनकी शहादत के आधार पर न्याय किया और सब कुछ साफ सुथरा कर दिया। खैर, अंततः खजाना वापस भर गया और अकबर के दरबार ने एक सख्त परंतु दयालु संदेश दिया कि राज्य का धन कोई मजाक नहीं है। पर सबको जो सबसे बड़ी सीख मिली वह यह थी कि ईमानदारी और पारदर्शिता कितनी आवश्यक है। बीरबल ने अकबर को कहा, साहब, खजाना केवल सोना और चांदी नहीं है, वह जनता का विश्वास है। जब विश्वास टूटता है तो राज सेहतमंद नहीं रह सकता। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल चोरी पकड़ ली बल्कि हम सबको यह भी सिखाया कि सुधार कैसे लाया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का हल न केवल दंड में है पर अच्छे मार्गदर्शन और मुंह खोलने में भी है। समाज में परिवर्तन आने लगे। नए मंडल ने खजाने की रिपोर्ट सार्वजनिक करना शुरू किया। छोटे छोटे लेखांकन के नियम बने और किसी भी बड़े खर्च के लिए पारदर्शिता अनिवार्य कर दी गई। मल्हार और उसके साथियों के कारण जो शिकंजा कसा गया था, उसने राजकाज को और मजबूत बनाया क्योंकि लोगों ने देखा कि नियम हर किसी पर लागू होते हैं। अधिकारी जिसने स्वीकार किया था, समय के साथ सुधार गया और उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। बीरबल ने उन लेखाकारों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की ताकि आगे से कोई भी छोटी छोटी चूकें भी न हो। अकबर के दरबार में फिर सब कुछ सामान्य हो गया पर अक्सर बीरबल एक कप चाय लेकर खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि किस तरह छोटे छोटे संकेत बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा देते हैं। कई सालों बाद जब अकबर का राज्य और भी विकसित हुआ, एक बार किसी यात्री ने पूछा कि किसने खजाने की उस बड़ी चोरी को सुलझाया था तो लोग एक स्वर में बीरबल का नाम लेते थे। बीरबल की चालाकी, उसकी सूझ और उसका मानवीय व्यवहार उस कहानी का प्रमुख हिस्सा बन गया। पर बीरबल ने एक बार फिर से सबको याद दिलाया कि सबसे बड़ा खजाना यही है कि राज्य में लोग ईमानदार रहें और अपनी जिम्मेदारी समझें। उसने कहा, राजा का खजाना खाली होना बहुत भयावह बात है, पर उससे भी अधिक भयावह है जब लोगों का विश्वास खाली हो जाए, और वह सच था। राजा का खजाना भरा रह सकता है, पर अगर लोगों का विश्वास न हो तो वह धन मायने खो देता है। इस तरह बीरबल ने न केवल चोरी का पर्दाफाश किया बल्कि पुराने नियमों में सुधार कर राज्य को मजबूत बनाया। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक छोटी सी जमीन दी ताकि वह वहां एक विद्यालय खोलकर गणित और लेखांकन सिखाए। बीरबल ने स्वीकार किया और उस विद्यालय में छोटे छोटे लेखाकारों को प्रशिक्षण दिया ताकि भविष्य में किसी को भी राज्य के धन के साथ खिलवाड़ करने की गुंजाइश न हो। नगर के लोग खुशी खुशी उस विद्यालय में पढ़ने आए और धीरे धीरे लेखांकन और ईमानदारी की परंपरा राज्य में फैल गई। लोग अब अक्सर कहते थे कि बीरबल ने खजाने से ज्यादा लोगों के दिलों को भरा है। कई साल बीत गए।
अकबर बूढ़े हुए पर उनका राज्य अभी भी समृद्ध रहा। बीरबल की बुद्धि ने समय समय पर कई समस्याएं सुलझाई और उन सभी में यही संदेश रहता कि धन की रक्षा के साथ साथ लोगों के विश्वास की रक्षा भी जरूरी है। इस कहानी का अंत इसलिए नहीं आता कि सब कुछ ठीक हो गया, पर इसलिए कि सीख मिली कि यदि हम ईमानदारी, पारदर्शिता और समझदारी से काम लें तो कोई भी खजाना खाली नहीं रहेगा, न ही बाह्य रूप से न ही आंतरिक रूप से। अकबर के महल में एक नई हलचल आ गई थी, एक रंग-बिरंगा तोता, जिसकी आंखों में शरारत की चमक और बोलने की अद्भुत कला थी। यह तोता किसी आम बाजार का हिस्सा नहीं था, उसे कोहरे के उस पार से लाया गया था जहां से दूर दूर के व्यापारियों को अनमोल चीजें मिलती थीं। साहिलपुर के एक व्यापारी ने महाराज को यह तोता नजदीकी भेंट में दिया, यह कहकर कि यह तोता बातों का बड़ा ज्ञानी है और किसी भी भाषा में अपनी बात कह सकता है। अकबर ने पहले तो उपहार स्वीकार कर लिया, पर मन ही मन सोचा, जहां दरबार में बुद्धिमत्ता और शहादत का बड़ा मेला लगा रहता था, वहां एक बोलते तोते की उपस्थिति किस काम की। फिर भी कुछ दिनों बाद वही तोता महल में इतना लोकप्रिय हो गया कि उसके बिना आम दिन की शान अधूरी सी लगने लगी। तोता छोटा था पर शक्ल उसकी शानदार थी, हरे पंख, लाल पीला चोचा और आंखें दो तारों जैसी चमकती। उसे महल के खास बगीचे में एक सुनहरे रस्सी पर बिठाया गया और लोग उसकी चंचलता देखकर हंसते। अकबर भी उस पर कृपापूर्वक नजर रखते। वह अक्सर बगीचे में टहलते समय तोते को देखते और किसी न किसी बात पर धीरे से मुस्कुरा देते। पर कोई भी यह नहीं जानता था कि यह तोता केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, उसकी बोली में एक तरह की सादगी और कभी-कभी ऐसे भाव थे जो सुनने वाले के दिल तक पहुंच जाते थे। पहले दिनों में तोता सिर्फ लोगों की नकल करता, किसी की सीटी, किसी की हंसी, किसी के चुटकुले, पर धीरे धीरे उसने महल की भाषा सीख ली। वह दरबार के घंटों की तख्तापलट सुन सकता था और उसे यह भी मालूम था कि कौन कब किससे नाराज है। सबसे बड़ी बात यह थी कि तोते ने अचानक ही कुछ बेमौलिक बातें कहना शुरू कर दिया, जो सीधे किसी की दिल की बातों को छू जाती थीं। एक दिन उसने बड़ी मासूमियत से कहा, राजा, राजदरबार का आदमी सच्चा नहीं, पर दिल साफ है। और यह सुनकर राजा अकबर भी चौंक गए। उन्हें अचरज हुआ कि यह पंछी किस तरह से लोगों का मन परखा करता है। महल के लोगों में उस तोते के प्रति उत्सुकता बढ़ी। कुछ दरबारी तो उसे पसंद करने लगे, कुछ उससे डरने लगे, क्योंकि तोता कभी-कभी ऐसी बातें कहते जिनका असर गहरा होता। बीरबल, जो अकबर के सबसे बुद्धिमान सलाहकार थे, उन पर पहले से ही नजर रखते थे। बीरबल की सूझबूझ थी कि हर चीज की जांच कर लेनी चाहिए, चाहे वह कितनी ही अजीब क्यों न लगे। उन्होंने देखा कि तोते की बातें अक्सर सच के करीब होती हैं, पर बड़े सीधे तरीके से मुंह पर आ जाती हैं। बीरबल ने सोचा कि यह तोता सुनाने पर लगता है, पर जब इसका सही उपयोग किया जाए तो यह दरबार की भलाई भी कर सकता है और सबको सतर्क भी कर सकता है। एक बार दरबार में बड़ा उत्सव रखा गया और राजा अकबर ने कई राजाओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया। महल सजे हुए थे और संगीत बज रहा था, पर जश्न के बीच कुछ लोग खामोशी से आपस में साजिश रच रहे थे। कुछ ठेकेदारों ने मिलकर सरकारी धन को कुछ निजी व्यापार में लगाना शुरू कर दिया था। वे शानो शौकत में डूबे हुए थे और अपनी षड्यंत्रों को छुपाने के लिए रोज कुछ नया ढूंढ रहे थे। यह बात इतनी गुप्त थी कि महल के कम लोग ही जानते थे, पर तोते के कान बड़े तेज थे। उसने सबकी फुसफुसाहट सुनी और अचानक से ऐसा कुछ बोला कि सबकी नींद उड़ गई। सोने का थैला बाहर, पर दिल खाली अंदर। यह पंक्ति सुनकर अक्सर लोग हंसे, पर कुछ बुद्धिजीवियों की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। बीरबल ने भी सुनकर सोचा कि यह संकेत किसी बड़े खेल का हो सकता है। बीरबल ने चुपके से नियोजन किया। उन्होंने तोते के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया,
उसे मीठी बतियाई और उसे थोड़ा प्रशिक्षित भी किया, न कि कैसे बोलना है बल्कि कब चुप रहना है। बीरबल जानते थे कि शब्दों की ताकत बहुत है, पर अनवांछित उजागरियां खतरनाक भी हो सकती हैं। उन्होंने तोते से कहा कि वह कुछ संकेतों पर ही बोलेगा, और अगर उसे कोई विशेष मुहर दिखाई जाए तो वह वही सच बोलेगा जो बीरबल जानना चाहेंगे। इस प्रकार बीरबल ने तोते का सहारा लिया, पर समझदारी से। तोता भी बुद्धू नहीं था, उसे अब अपनी बातों का मतलब समझ आ रहा था। बोलेगा तो राजा को लाभ होगा, पर बिना सोचे समझे बातों से दूसरों को नाकारा भी किया जा सकता है। एक रात बीरबल ने महल के बड़े हॉल का रुख किया, जहां कुछ लोग देर रात तक काम कर रहे थे। उनमें कुछ लेखाकार और कुछ व्यापारी भी थे। बीरबल ने देखा कि उन लोगों की टेबल पर कुछ कागज बिखरे थे, और उनमें से कुछ कई वर्षों के हिसाब में छुपे हुए बड़े घाटे दिख रहे थे। पर किसी को कुछ पता न था कि किसने यह खेल खेला था। बीरबल ने प्रभावित होकर खामोशी से वहां से निकलना चाहा, पर तभी तोता ने ऊंची आवाज में कहा, काला धागा सफेद कपड़े में, पर आंसू मिटे नहीं। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों की आंखें खुल गईं, वे समझ गए कि कुछ घोटाला छुपा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तोते ने सही कहा, हमें सारा हिसाब किताब फिर से देखना चाहिए। अगले सुबह बीरबल ने अकबर को सूचित किया, और राजा ने कुछ लोगों को न्यायिक चेकिंग के लिए नियुक्त किया। जब दस्तावेजों की गहराई से जांच की गई तो सच सामने आया। कुछ लेखाकारों ने कागजों में जोड़ घटाव करके पैसा बाहर निकाल लिया था, और कुछ हिस्से निजी खातों में डाल दिए थे। यह बात सुनकर अकबर के हृदय में क्रोध और दुहक दोनों उठे। पर अकबर ने कहा कि पहले दोष की जड़ का पता लगाना होगा, और आवश्यकता से ज्यादा सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचना होगा। बीरबल ने फिर से अपनी सूझ दिखाई। उन्होंने तोते को प्रयोग में लिया। बीरबल ने तोते के पंखों पर एक छोटा सा हार लगाया, जिस पर एक हल्की घंटी जुड़ी थी। वह घंटी तब बजती जब कोई व्यक्ति पास से गुजरता। बीरबल ने सोचा कि यदि कोई दोषी महल के पास से गुजर कर जाता है तो घंटी से संकेत मिल जाएगा। कोई कुछ कहता नहीं, पर तोता ने अचानक ही ऊंची आवाज में कुछ कहा, जो हाथ में सोना देखकर जिघराए उसका दिल जांचो, और उसकी घंटी झनझन कर गई। उसी समय एक लेखाकार अचानक हल्ला कर उठा और भागने की कोशिश की, पर उसे पकड़ा गया और ठोस प्रमाण मिले। बाकी हिस्सा धीरे धीरे सामने आया, और जो दोषी थे वे सब सफाई नहीं दे पाए। कईयों को नौकरी से निकाला गया, कुछ को आर्थिक दंड दिया गया, और कुछ को सुधार हेतु काम पर रख लिया गया। महल में शांति लौट आई, पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सबको यह भी समझ आ गया कि तोते का बोलना कभी कभी सूचित करने वाला हो सकता है, पर कभी कभी अनचाही बातें जोड़कर लोगों के आहत दिलों को और जख्म दे सकता है। इसी बीच तोते की प्रसिद्धि बढ़ी, और महल में लोग उसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। कुछ लोग उसे राजसी राज बताए जाने के लिए, कुछ लोग अपने निजी मजाक के लिए, और कुछ लोग बस उसकी बातों का आनंद लेने के लिए। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने महल के लोगों की सोच ही बदल दी। महल की एक प्रमुख महिला, रानिया अरुंधति, जो शालीन और नम्र थीं, ने तोते से मजाक में पूछा, तोता बताओ किसका दिल सबसे ईमानदार है। तोता कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, हंसते बोलते बीरबल का दिल सच का बैठा है, पर उसे कोई प्यार से समझाए। यह सुनकर सभी हंस पड़े, पर रानी का चेहरा कुछ साफ हो गया। वह जानती थी कि बीरबल ने हमेशा अकबर का दामन थामे रखा था, पर शायद बीरबल कुछ अकेला था। बीरबल ने यह बात सुनी और वह भी मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में थोड़ी उदासी झलक रही थी। उसे नहीं पता था कि एक तोते की मासूम टिप्पणी उसे इतना छू जाएगी। बीरबल ने सोचा कि यह तोता केवल सच बोलता नहीं, वह कभी कभी ऐसी बातें भी कह देता है जो जज्बातों को दबा देती हैं।
उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कि तोते को और भी संवेदनशील बनाया जाए। उसे केवल सच्चाई का प्रहरी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सिखाया जाए कि शब्दों का इस्तेमाल कब करना है और कब चुप रहना है। बीरबल ने तोते के साथ एक लंबा समय बिताया और उसे न केवल बोलना सिखाया बल्कि सुनना, समझना और सहानुभूति दिखाना भी सिखाया। तोते ने धीरे धीरे महसूस किया कि कुछ शब्दों से लोग खुश होते हैं और कुछ शब्दों से लोग चोट खाते हैं। उसने यह भी जाना कि सच्चाई कहना जरूरी है, पर सच्चाई देने का तरीका भी मायने रखता है। समय बीतता गया और तोता महल के लोगों का परिजन हो गया। उसने कई बार दिल को चुभने वाली बात कही, पर उसने कई बार लोगों को सच्चाई के रास्ते की ओर भी मोड़ा। एक बार तोते ने राजा अकबर से कहा, साहब, कभी कभी लोग सच्चाई तो सुनना नहीं चाहते पर उसे जानकर बर्ताव बदल जाते हैं। अकबर ने गंभीरता से सुना और कहा, सच ही तो है, हमें भी सीखना होगा कि सच्चाई का सही उपयोग कैसे करें। फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि वह महल में एक नया नियम लागू करे कि सच्चाई की खोज संवेदनशीलता के साथ की जाएगी और जो दोषी हों उन्हें सुधार का मौका भी मिलेगा। बीरबल ने इस नियम को लागू किया और महल में नई समझदारी आई, जुर्म पर कड़ी सजा पर साथ में सुधार और पुनर्स्थापना भी। एक दिन महल के समीप एक छोटी बच्ची खो गई। पूरा महल परेशान हुआ क्योंकि वह बच्ची किसी अनजान यात्री की पुत्री थी जो महल के पास ही ठहरी हुई थी। लोग खोजते रहे पर कहीं भी पता नहीं चला। तब तोते ने अचानक कहा, नीले कपड़े में बच्ची बगीचे के पीछे छुपी। लोग पहले हंसे लेकिन फिर वही जगह खोजने गए और सचमुच बच्ची बगीचे के पीछे एक झाड़ियों में छुपी मिली। वह डर के कारण दूर नहीं जा पाई थी। सबने राहत की सांस ली और तोते की प्रशंसा की। इस घटना से महल के लोगों को यह एहसास हुआ कि परिंदों की नजरें भले छोटी हों पर वे छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं जो मनुष्यों की नजर से छूट जाती हैं। समय के साथ महल का बोलता तोता न केवल लोगों का प्रिय बन गया बल्कि वह एक तरह का दर्पण भी बन गया जो दरबार के विचारों और भावनाओं को दर्शाता। उसने कई बार किसी की अंतरात्मा को जगाया और कई बार किसी की शर्मिंदगी भी उजागर की। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने लोगों को सिखाया कि शब्दों का सही इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने महल में बच्चों और लेखाकारों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जिसमें भाषा, लेखा और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी और बहुत से बार तोता खुद भी बच्चों के बीच बैठकर कहानियां सुनाता और उनकी गलतियों पर मुस्कुराकर सुधार देता। कई वर्षों के बाद जब अकबर बूढ़े हुए और महल में उनकी यादें गूंजने लगीं, तो लोग अक्सर कहते कि महल की सबसे अनोखी वस्तु वह बोलता तोता था जिसने हमें केवल हंसाया नहीं बल्कि हमें सच्चाई और सहानुभूति की राह भी दिखाई। बीरबल ने एक बार कहा, कभी कभी सीख सबसे अजीब माध्यम से आती है। एक तोते की तरफ से सब हंसे पर गहराई से जानते थे कि सच में ऐसे छोटे छोटे संकेत ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और महल के गलियारे सुनसान थे, तोता बगीचे में अपने रस्सी पर बैठा था। अकबर पास आए और उसने तोते को निहारा। तोते ने धीमी आवाज में कहा, साहब, खजाना कहानी का नहीं, दिल का होना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, और बीरबल? तोता ने पल भर सोचा और फिर बोला, बीरबल वह वही है जो हमें समय पर सच्चाई दिखाता है और हमें माफ करने की सीख भी देता है। अकबर ने उठकर बीरबल की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक समझी हुई समझ आई कि सच्चाई का साथ देना और वही सिखाना ही सबसे बड़ा काम है। समाप्त होते होते यह बात स्पष्ट हो गई कि एक बोलता तोता केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, वह महल का एक नन्हा-सा शिक्षक बन गया था। उसने सीख दी कि भाषा का सम्मान करना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए और सच्चाई कहने के साथ साथ सहानुभूति दिखाना भी जरूरी है। बीरबल ने भी अपने जीवन में यह समझा कि बुद्धिमत्ता केवल सवालों में नहीं बल्कि जवाब देने के अंदाज में भी है।
महल में तोते की चहचहाहट बहुत दिनों तक गूंजती रही, कभी सच्चाई का उद्घोष करती, कभी दिल की पीड़ा को शब्द देती और हमेशा एक मासूम याद दिलाती कि इंसानियत ही असली खजाना है। गांव की एक छोटी सी पगडंडी के पास दो दोस्त रहते थे, रामू और जगन्नाथ। दोनों की जिंदगी साधारण थी पर सोच में भारी अंतर था। रामू के पास छोटा सा खेत था, एक पुराना घर और हर सुबह सवेरे उठकर खेत जोतने की सादगी भरी आदत। जगन्नाथ शहर में कारोबार करता था, उसके पास बड़ा सा घर, नई साइकिल और पेड़ों पर टंगी कई योजनाएं थीं। गांव वाले अक्सर मुंह बनाकर कहते, देखो जगन्नाथ कितना अमीर है, उसके पास काले कपड़े, नई टोपी और चमकदार बर्तन हैं। रामू बस हंसकर सुनता और अपने दिन में मस्त रहता। एक दिन गांव में मेला लगा। लोग चौपाल पर इकट्ठे हुए और बीच बीच में वही पुराना विवाद शुरू हुआ, असल में सबसे अमीर कौन है। कुछ बोले कि धन दौलत वाला ही अमीर है, कुछ ने कहा जो जाति जात में आगे हो वही असल में अमीर है। बहस बढ़ती गई और अकस्मात एक बुजुर्ग आगंतुक ने बाजारे में खड़े होकर सबकी बातें सुनी। वह बुजुर्ग साधारण धोती में था और आंखों में कोई अलग सी रोशनी थी। उसने दोनों दोस्तों को बुलाकर कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं एक खेल करवा दूं, 1 सप्ताह के बाद हम फिर मिलेंगे और पता लगाएंगे कि असल में अमीर कौन है। गांव के लोग उत्सुक हो उठे। जगन्नाथ ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों को सिर्फ एक चीज दी जाएगी, तुम उसे कैसे बढ़ाते हो वो तुम्हारी अमीरी बताएगा। अगले ही दिन बुजुर्ग ने दोनों को कुछ दिया। जगन्नाथ को एक बड़ी पोटली दी जिसमें कुछ पुर्जे, हिसाब किताब और नकलें थीं, गणित और व्यापार के सूत्र। रामू को एक बीज दिया गया, बस एक सूखा बीज। जगन्नाथ मुस्कुराया और बोला, इतना कम? मैं तो और चाहता था। रामू ने बीज को पेट की जेब में रख लिया और कहा, ठीक है, मैं इसे बोकर देखूंगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, सप्ताह भर बाद वही पूछूंगा, फिर देखने से बिफोर हम जान लेंगे कि तुम्हारे पास असल अमीरी क्या है। जगन्नाथ ने बीवी से कहा कि वह पोटली खोलकर पढ़े और सोचने लगा कि किस तरह से उसे व्यापार में बदलें। उसने शहर के कुछ पुराने व्यापारियों से मिलकर उन सूत्रों को जोड़ा और कुछ योजनाएं बनाईं, कुछ पट्टियां खरीदीं, कुछ कागज में बटुए भरने के काम शुरू किए। उसने सोचा कि 1 हफ्ते में भी वह बहुत कुछ कर सकता है, बैंक में थोड़ा सा पैसा पकड़कर, किसी माल का डील करके। रामू ने मीनवाइल अपने बीज को छोटे से खेत के कोने में सावधानी से भीना। वह पानी देता, मिट्टी को हल्का करता और हर शाम उस बीज से बातें करता। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते, रामू तुम अपनी जमीन में कुछ बोकर क्या करोगे? जगन्नाथ तो सारा शहर घुमाकर पोटली में रखा धन बढ़ा देगा। रामू बस जवाब देता, देखते हैं, समय बताएगा। सप्ताह बीता। गांव वाले फिर चौपाल में इकट्ठे हुए। सबकी निगाहें जगन्नाथ पर थीं। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उसने पोटली की चालाकियों से अच्छा खासा मुनाफा कमाया। कुछ कागजी सौदे हुए, उसने अपने बटुए में कुछ अतिरिक्त सिक्के जमा कर लिए और कहता है कि वह अब अमीर हो गया। सब तालियां बजाने लगे। फिर बुजुर्ग ने रामू से पूछा कि उसके बीज का क्या हुआ। रामू ने चुपके से अपनी झोली खोली और सबको दिखाया। एक नन्हा सा अंकुर निकल आया था, 2 पत्तियां फैल चुकी थीं और मिट्टी में हल्की खुशबू फैली थी। गांव वाले कुछ पल के लिए चुप हो गए। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे कहा, अचंभा क्या है? जगन्नाथ के पास चीजें बढ़ी पर वे अस्थायी थीं। रामू के पास जो बढ़ा है वह जीवन का संकेत है। जगन्नाथ ने तुरंत कहा, पर मैंने तो पैसे कमाए। बुजुर्ग ने नर्म आवाज में पूछा, क्या तुमने उन पैसों से अपने गांव, अपने लोगों या खुद की खुशियों के लिए कुछ किया? जगन्नाथ ने कहा कि वह पैसों को जोड़कर और बड़ा करेगी और अधिक सुख उसके लिए आएगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, सुख और अमीरी अलग चीजें हैं,
तभी एक वृद्ध महिला उठकर आई। वह उसी घर की थी जहां कुछ दिन पहले आग लग गई थी और परिवार की कुछ चीजें जल गई थीं। उसने बताया कि जब आग लगी, रामू ने बिना सोचे हमेशा की तरह अपने समय का उपयोग कर लोगों की मदद की। उसने अपने हलकों से लकड़ियां, चूल्हे और ध्यान दिलाया। लोग फिर याद करने लगे कि रामू की छोटी छोटी मददों ने गांव में कई मुश्किलें आसान कर दी थीं। जगन्नाथ को भी याद आया कि उसने अपने सारे काम में इस सप्ताह में केवल मुनाफे की सोच रखी थी। वह किसी का हाथ पकड़कर नहीं देखा। बुढ़िया ने आगे कहा, अमीरी केवल बटुए में नहीं, दिल में भी नापी जाती है। रामू हर सुबह अपने खेत में लगन से काम करके अपने बीज को जीवन दे रहा है। वह हर दिन दूसरों के लिए भी समय निकालता है। उसकी अमीरी उस बीज की तरह है जो आने वाले कल के लिए फल देगा। बुजुर्ग ने फिर दोनों से कहा, सच्ची अमीरी 3 चीजों से नापो, समय, प्यार और दया। जगन्नाथ ने सोचा कि यह भावनाएं खाने पीने की चीजें नहीं हैं, पर उसने यह भी महसूस किया कि उसके बढ़ते पैसों से उसने गांव में कुछ भी नहीं बदला। उसने देखा कि उसके घर में भले ही अब चमक हो पर दिल में कुछ खालीपन था। शाम को जब वह बैठता तो पुरानी यादों की तरह वह खुशी न मिलती थी। समापन के दिन जब सूरज ढल रहा था, बुजुर्ग ने सबको एक प्रश्न पूछ डाला, अगर तुम्हें एक ही चीज चुननी हो, पैसे या समय, किसे चुनोगे? कुछ ने पैसे चुने, कुछ ने समय को तरजीह दी, पर जगन्नाथ की आंखों में अब कुछ बदलाव था। उसने रामू के पास चलकर कहा, मेरे पास अब पैसा है, पर मेरे पास तुम्हारे जैसी सच्ची दोस्ती कम है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कैसे जीवन को थोड़ा और देना है? रामू ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, बिल्कुल, हर चीज की कीमत नापने के लिए पैमाना सिर्फ लकड़ी का नहीं होता। बुजुर्ग ने तब कहा, देखो, असल अमीरी वही है जो इतना बड़ा हो कि उसे बांटा जा सके। पिटारे भर भड़कीली वस्तुएं जल्दी फीकी पड़ जाती हैं, पर जो बीज बोया जाता है और दूसरों के दिल में लगाया जाता है, वह सदियों तक फलता है। कहानी यही समाप्त नहीं हुई। वर्षों बाद जब गांव बदल गया और नए घर बने, जगन्नाथ ने अपने धन से स्कूल बनवाया, तालाब की मरम्मत करवाई और रात्रि में गांव वालों के लिए प्रकाश की व्यवस्था की। रामू ने वही बीज हर बार नए बीजों से बढ़ाया। उसके खेत से गांव में हर घर को अन्न मिला। लोग अब अक्सर पूछते कि सबसे अमीर कौन है, और इसका जवाब उनके चेहरों पर लिखा रहता, वह जो देने के लिए तैयार हो, वह जो समय दे, वह जो दूसरों के दुखों को समझे। अमीरी सिर्फ सिक्कों का जोड़ नहीं, वह दिलों का जमा है, रिश्तों का हिसाब है और दूसरों की खुशी में खुद को खो जाने की हिम्मत है। अकबर के दरबार में एक दिन कुछ अजीब सा हलचल मची हुई थी। महीने भर से धर्मक्रम की बातें चल रही थीं, करों का हिसाब, नए करार और दरबारियों की तमाम परेशानियां। पर उन सब व्यस्तताओं के बावजूद एक छोटी सी घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। शहर के मुख्य बाजार में एक बूढ़ा दर्जी रहता था। नाम था जमाल। जमाल का काम कभी बड़ा चलता था, पर उम्र ने उसके हाथ धीमे कर दिए थे। कंगारू जैसी जेबों में रखे हुए पुराने सुई धागे, दफ्तर के पुराने कागज और एक झर्रासा मिनी थर्मस, यही सब उसकी दुनिया थी। उसकी कमाई बस रोज की रोटी तक रहती, पर वह ईमानदार था और अपने काम से प्यार करता था। बावजूद इसके उसके कपड़े फटे पुराने और चिथड़े लगे रहते थे। लोग उसे प्यार से फटे जमाल कहकर बुलाते थे, पर कुछ दरबारी उसे तिरस्कृत भी करते थे। उनकी निगाहों में उसका पहनावा बेशर्म सा था। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और बीरबल कुछ धीमी चालों पर विचार कर रहे थे कि किस तरह से दरबारियों के घमंड और इज्जत को एक साथ संभाला जाए। तभी किसी दरबारी ने बाजार की खबर लाई, एक नया ठेकेदार आया है जो महंगी कढ़ाई वाले कपड़े बेचता है, और उसने कुछ दुभाषिए भेज कर कहा कि अगर राजा चाहें तो वे महल के लिए कुछ खास परिधान बना देंगे। कुछ दरबारी तुरंत आकर्षित हुए और बोले कि यह अवसर राजा के लिए बड़े शान का होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पर महल में पहले से ही बहुत कुछ है,
हमें किसी और तरह की समझदारी भी दिखानी चाहिए। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, साहब, आजकल का फैशन तो किसी को भी चौंका सकता है, पर असली फैशन तो दिल का होता है। अकबर को यह बात पसंद आई और उन्होंने बीरबल से कहा कि कोई अनोखा प्रयोग करके दिखाएं। बीरबल को बाजार की बात सुनते ही जमाल की याद आई। उसने सोचा कि कैसे शौकत और असली जरूरतें अक्सर उलट पुलट हो जाती हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनूठी घोषणा करवाई। अकबर अजीज का आदेश है कि इस वर्ष हम फटे कपड़ों का उत्सव मनाएंगे। हर कोई हंस पड़ा और कुछ ने सोचा कि यह मजाक है। पर बीरबल ने गंभीरता से कहा कि इस उत्सव का मकसद केवल दिखावा नहीं है, यह लोगों की भावना और करुणा को आजमाने का तरीका होगा। उन्होंने कहा कि महल के सभी दरबारी और अधिकारी अपने पुराने फटे हुए कपड़े दान करेंगे और बाजार के गरीबों के लिए नए वस्त्र बनवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे सच्चा और दयालु होगा, उसे अकबर स्वयं कुछ इनाम देंगे, पर यह इनाम चुपके से दिया जाएगा ताकि दिखावा न हो। कुछ दरबारियों को यह विचार हास्यास्पद लगा। हमारे कपड़े फटे कपड़ों में देखने के लिए राजा ने बुलाया है, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। पर कुछ लोगों ने सोचा कि क्या पता यह असल में लोगों के लिए अच्छा हो। जमाल, जो यह सब सुन रहा था, अकेले अपने छोटे से कोने में बैठा मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि बीरबल ने उसका नाम सुना है, पर उसने बस अपने काम में व्यस्त रहने का निश्चय किया। उत्सव का दिन आया। महल के द्वार पर एक बड़ा सा मंच लग गया और बाजार से आए गरीबों के लिए लकड़ी के बक्से और चद्दरों का इंतजाम हुआ। सभी दरबारियों को अपने पुराने कपड़े लेकर आने का आदेश था। कुछ दरबारी बड़े गर्व से महंगे कपड़े देकर आए। वे कपड़े पुराने दिखाने के लिए नई तरह की फटना जैसी कला से कटी हुई थी, पर असल में वे महंगे थे। कुछ ने झिझक कर अपने पुराने कपड़े निकाले, पर उनमें भी अंधेरे से मुस्कुराते हुए शौक दिख रहा था कि लोग देखें तो कहें कि उन्होंने कितना त्याग किया। भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो सचमुच बेबाक और शांत थे। उन्हीं के हाथों से कपड़े निकले जो उन्हें रोजाना पहनने चाहिए थे, पर अब वे दूसरों की मदद के लिए दे रहे थे। बीरबल ने पूरे उत्सव को ध्यान से देखा। उन्होंने कुछ खास बक्से फटकार दिए जिन पर लिखा था साफ सुथरी दान, मिश्री का बैग और सामान्य कपड़े, पर असली छलकपट वहीं था जहां लोग दिखावे के लिए भारी कपड़े दे रहे थे। तभी बीरबल ने घोषणा की कि दान केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। जो लोग चाहें तो वे उन कपड़ों को लेकर खुद से सिलवाएं या सितारों के जैसी कढ़ाई भी जोड़ सकेंगे और फिर गरीबों में बांटा जाएगा। यह सुनते ही कुछ दरबारी एक बार फिर खुश हुए, क्योंकि उन्हें यह मौका मिला कि वे अपनी शोभा को और बढ़ा सकें। पर बीरबल की नजर जमाल पर थी और जमाल चुपचाप अपने पुराने सुई धागे और झटपट सिलाई के सामान लेकर आया। उन्होंने देखा कि बाजार के लोगों में एक शरारती ठहाका सा हुआ। कुछ ने कहा कि यह एक नाटक है, कुछ ने कहा कि बीरबल ने दरबार में फिर से मजाक कर दिया है। पर महल की कुछ और पंक्तियां थीं। गरीब बच्चों की आंखें भी संभल गईं और कुछ बूढ़े दंपति जैसे किसी उम्मीद की ठंडी हवा से फूले। बीरबल ने अचानक घोषणा की, हम दान 1 सप्ताह तक स्वीकार करेंगे और फिर सभी कपड़ों को पेशेवर दर्जियों को दे दिया जाएगा, पर दर्जियों का चुनाव एक अनोखा तरीका से होगा। लोगों ने पूछा, क्यों? कौन से दर्जी? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, वह दर्जी जिनके कपड़े सचमुच फटे और जिनकी स्थिति दयनीय होगी, उन्हें आत्मीयता का भाग मिलेगा, और वह दर्जी जो दूसरों की सेवा करने में सबसे अधिक तत्परता दिखाएगा, उसे राजा की ओर से खास सम्मान मिलेंगे। अकबर ने मुस्कुराकर सुन लिया और दरबार में हल्की चहलकदमी हुई। सप्ताह बीता और कपड़े जमा हुए। दर्जियों की सूची बनी और उसमें जमाल भी था। कुछ लोगों ने सोचा कि जमाल तो बस एक बूढ़ा दर्जी है, उसे कौन ध्यान देगा। पर बीरबल ने खास बात यह की कि उन्होंने दर्जियों को एक दूसरे के घर जाकर उनके काम देखने का आदेश दिया।
देखना था कि कौन कपड़ों की मरम्मत में सच्चाई दिखाता है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जमाल के घर के पास पहुंचे तो वहां एक अनोखा नजारा था। छोटे से कमरे में जमाल बैठा सुई के साथ किसी बच्चे का छोटा सा कोट सिल रहा था। उसके पास रखा एक छोटा चूल्हा धुआं देता था और दीवारों पर फटे पर्दे टंगे थे। जमाल ने बिना रुकावट के काम किया और उसकी आंखों में थकान के साथ ही संतोष का भाव था। जब लोग उसके काम की तारीफ करने लगे तो उसने कहा, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, पर जितना है उससे मैं लोगों को गर्म रखता हूँ। कपड़े फटते हैं ताकि हम उन्हें जोड़ सकें, और जब हम जोड़ते हैं तो नया जीवन मिलता है। जमाल की सादगी ने सबको चुप कर दिया। कुछ दरबारी जिनके कपड़े छोड़ दिए गए थे, अब शर्मिंदा हो रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दिखावे के लिए महंगे कपड़े दिए पर असल में सहायता करने का मन नहीं। बीरबल ने सबको बिठाया और कहा, देखो, असली कमाल फटे कपड़ों में नहीं, उन लोगों की नीयत में है जो उन्हें जोड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हर दर्जी को अब एक एक टुकड़ा कपड़े देकर उसे नया रूप देना होगा, और जो सबसे सच्ची मेहनत करेगा वही विजेता होगा। यह सुनते ही दर्जियों ने मेहनत बढ़ा दी, सबने दिल से काम किया। जमाल ने अपने पुराने तरीके से बीते हुए दिनों की मेहनत और प्यार से कपड़ों को इतना बदला कि वे नए जैसे लगने लगे। उसने सिर्फ मरम्मत ही नहीं की बल्कि छुपे हुए रंगों और नाजुक सिलाई से कपड़ों को नया स्वभाव दिया। जब निर्णायक दिन आया तो अकबर ने सबके बनाए कपड़े देखे। कुछ कपड़े भले ही शान से सजे हुए थे पर उनमें आत्मा नहीं थी। जमाल के बनाए कपड़े में स्नेह और संवेदनशीलता झलक रही थी। एक कमजोर बिछिया के लिए बनाई गई छोटी चिकनी चादर, एक वृद्ध महिला के गमले के लिए मोटा कंबल जिसे उसने प्यार से जोड़ा था, और बच्चों के छोटे छोटे कोट जिनमें उसकी सूक्ष्म सिलाई और ध्यान बिखरा था। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल ने सही कहा, कमाल फटने में नहीं, जोड़ने में है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, सच्चा कमाल वह है जो गरीब की जरूरत को समझे और उंगलियों की मेहनत से उसे पूरा करे। अकबर ने जमाल को बुलाया और उसे सोने की एक छोटी थाली और कुछ सिक्के दिए। पर जमाल ने सिक्कों को लेते समय कहा, साहब, मुझे इनकी जरूरत नहीं बड़ी है। मेरा असली इनाम वह मुस्कान है जो उन बच्चों के चेहरे पर आती है जब मैं उन्हें नया कपड़ा पहनाता हूँ। अकबर की आंखें और नम हो गईं। उन्होंने आदेश दिया कि महल के दर्जी अब जमाल से सीखें और उसे एक छोटा सा कार्यशाला का ठिकाना दिया जाए जहां वह और लोग मिलकर गरीबों के कपड़े जोड़ेंगे। साथ ही बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि हर साल फटे कपड़ों का उत्सव आयोजित किया जाए ताकि लोगों की संवेदना हमेशा ताजा रहे। कहानी का असली कमाल यह नहीं था कि जमाल को इनाम मिला, असली कमाल यह था कि लोगों की सोच बदल गई। जो लोग पहले लोकलाज और दिखावे में उलझे थे, अब वे समझ गए कि असली शान दूसरों की मदद करने में है। छोटे छोटे फटे कपड़े जो किसी के लिए बेकार थे, अब नए जीवन बनकर लौटे और लोगों के बीच मानवीयता फैल गई। जमाल ने अपने छोटे से काम से महल में और बाजार में एक नई जुबा गढ़ दी जो कहती थी कि फटकर बिखरे हुए कपड़े भी अगर दिल से जोड़े जाएं तो वे सबसे बड़े कमाल कर देते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, साहब, कभी कभी एक फटा कपड़ा ही किसी का पूरा विश्व बदल देता है। और यूं बीरबल की सूझबूझ ने फिर से एक साधारण सच्चाई जनता के सामने रख दी कि असली कमाल किसी चीज के टूटने में नहीं, उसे जोड़ने की कला में है। अकबर के दरबार में हमेशा कुछ न कुछ हलचल रहती थी, न्याय, मेहमान, त्योहार और बीरबल की चतुराई। पर कुछ दिनों तक दरबार एक अजीब विवाद से गूंज रहा था। नगर के धनिक चौधरी हरिश्चंद्र का बड़ा बेटा अर्जुन शहर समाज में बहुत सम्मान पाता था, पर उसका अहम इतना बड़ा था कि वह हर किसी को नीचा दिखाता। दूसरी तरफ नगर का एक नम्र दर्जी निकुंजलाल, जो रोज अपने सुई धागे से घर घर के कपड़े सिलता था, सबका प्रिय था पर धन से तल्ख था।
एक दिन चौधरी ने सुना कि निकुंजलाल की बेटी गंगा का निकाह किसी सम्मानित परिवार के लड़के से तय होने जा रहा है। चौधरी ने ठहाका लगाया और बोला, हमारे परिवार के साथ इतना नीचा रिश्ता कैसे हो सकता है? दरबार में यह बात फैलते ही मतभेद बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने चौधरी का साथ दिया तो कुछ ने कहा कि किसी की इज्जत नहीं छीनी जानी चाहिए। अकबर ने इस झगड़े का हल सोचना चाहा, पर जिस तरह के लोग इसमें उलझे थे, सीधे आदेश से बात सुलझती नहीं थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल की आंखों में वह मशहूर मुस्कान थी कि अब कुछ मजेदार होगा। बिना देरी के बीरबल ने कहा, साहब, इस तरह की लड़ाई में सजा देना सरल है, पर इससे बड़ी सबक नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को अपने कर्मों की सच्चाई खुद दिखाए। अकबर ने आंखें चमकाकर कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हम एक नकली रिश्ता बनाएंगे, पर यह रिश्ता दिखावा नहीं, परीक्षा होगा। यही शब्द सुनते ही दरबार के कुछ लोगों को शक हुआ, पर बीरबल ने योजना साफ बताई। मैं यह घोषणा करूंगा कि मेरी दूर की कोई बहन जो महान ख्याति वाली दौलत और शाही संबंधों में जुड़ी है, अगले हफ्ते शहर आएगी और जिसे वह अपने घर वालों के रूप में देखेगी, वही उसका रिश्ता निभाने लायक होगा। अब लोग जो दिखावे के पीछे भागते हैं, अपने आप सामने आ जाएंगे। पर असल में वह बहन कोई और नहीं होगी, बल्कि एक सीधी सरल लड़की होगी जो हमारी परीक्षा लेगी। अकबर ने सोचा और कहा, तुम्हारी चाल थोड़ी शरारती है पर शिक्षाप्रद भी। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, साहब, सच्चाई कभी कभी शरारत से ही उजागर होती है। बीच में जब बातें तैयार हुईं, तो बीरबल ने चुपके से नगर के युवक युवतियों को बुलाकर एक साधारण लड़की गंगा, वही निकुंजलाल की पुत्री, को नगर की बड़ी बहन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने उसे महल में थोड़ी सी साज सजा और सुंदर वस्त्र दिए और चौधरी को आंखों में ऊंची उम्मीद के साथ आमंत्रित किया। चौधरी ने बीरबल की बात को शेखी समझा और चौधरी के घर वालों ने भी यह सोचकर मुस्कुराया कि अब वे महान परिवार के रिश्तेदारों से जुड़ेंगे। उस दिन चौधरी ने महल में विशेष दावत का आयोजन किया और हर किसी को बुलाया, पर दिल में घमंड ही घमंड था। गंगा जब महल में आई तो उसने कोमलता से सबका अभिनंदन किया और बीरबल ने विशेष रूप से कहा, यह मेरी बहन है जो दूर की रियासत से आई है। वह चाहती है कि हमारे नगर के वही लोग उसके रोजमर्रा के रिश्तेदार बने जिनके दिल खुलें। चौधरी ने अपने बेटे अर्जुन को आगे बढ़ाया। उसने सोचा कि यह अवसर उसकी धमक दिखाने का है। उसने महफिल में कुछ ऐसे शब्द कहे कि आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हमारे यहाँ जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं, उनके साथ ऐसे रिश्ते टिकते नहीं। रिश्ते तब तक हैं जब लाभ हो। गंगा की आंखों में यह टिप्पणी उतरकर कहीं तीखा सा गया, पर वह शालीन थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या आप मेरे भाई बनकर मेरी देखभाल करेंगे? हर कोई चुप था, पर चौधरी ने बड़े गर्व से कहा, हूँ, बेशक, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तभी अर्जुन ने बेबाकी से थपकी दी, हमारी शर्त है कि जो रिश्ता होगा वह हमारी शर्तों पर होगा। दहेज और शोहरत भी चाहिए। बीरबल ने महसूस किया कि यह सही समय है। उसने माहौल बदलने के लिए कहा कि आज शाम गंगा को हमारे नगर के कुछ असहाय परिवारों को मिलने जाना चाहिए ताकि वह अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद दे। चौधरी और अर्जुन ने अजीब सी आंखों से देखा, पर वे नहीं चाह रहे थे कि उनकी शान खुली। पर दिखावे में भाग लेने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। शाम को जब गंगा गांव के गरीबों के घर पहुंची तो उसने न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि हाथ से रोजमर्रा के काम में मदद की। बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों के लिए चावल भून कर दिया और अपनी चटाई पर बैठकर सभी की बातें सुनी। गांव वाले उसकी सादी सरलता से बहुत प्रभावित हुए। वे बोले, यह बड़ी बहन हमें प्यार देती है, पर हमारे पास उसका कोई पैसा न हो, पर उसका दिल है। बीरबल ने चुप से सब देखकर मुस्कुराया। उसी समय चौधरी और अर्जुन और उनके साथी महल में बैठे हुए थे, पर धीरे धीरे खबर मिली कि बड़ी बहन कहाँ कहाँ गई और किस तरह लोगों के साथ मिली।
चौधरी की शर्म बढ़ी पर गर्व और स्वाभिमान उनके हृदय पर भारी थे। अगले दिन बीरबल ने एक और चाल चली। उसने महल में एक सार्वजनिक संवाद रखा जहां उसने कहा कि असली रिश्ते केवल दहेज और शोहरत पर नहीं टिकते, पर 4 लोगों में एक परीक्षा होगी। जो सच्चे दिल से किसी गरीब का साथ देगा, उसे असली रिश्तेदारी का अधिकार मिलेगा। चौधरी ने जोर से हंसकर कहा, हम तो पहले से ही तय करते हैं कि किसे रिश्तेदार करेंगे। पर बीरबल ने कहा, आओ तब तुम्हें आज एक वास्तविक अवसर दिखाऊं। बीरबल ने महल के लोगों से कहा कि आज एक पात्र चुना जाएगा जो समाज की भलाई के लिए काम करेगा, और वह कितनी भी छोटी कोशिश करे, उसे सम्मान मिलेगा। कई लोग सामने आए। फिर निकुंजलाल ने अटक कर कहा कि वह भी कुछ करना चाहेगा पर उसके पास संसाधन नहीं है। तब अर्जुन ने व्यंग्य में कहा, तुम्हारे जैसे लोग क्या कर सकते हैं। सब हंसे पर बीरबल ने तब एक अंतिम परीक्षा रखी, जो भी मेरी बहन का सचमुच ख्याल रखेगा, वही हमारे परिवार में उसका वास्तविक संबंधी बनेगा। यहाँ पर सबकी आंखें गहरी हुईं। शब्द की भारी सादगी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया। फैसला इसी प्रकार हुआ। कई लोगों ने शान के साथ बात की, पर जब काम की बारी आई तो वे पीछे रहते। निकुंजलाल ने अपने हाथ पैर चलाकर छोटी छोटी चीजें की। किसी के जूतों की मरम्मत कर दी, किसी बुजुर्ग की चादर बदली। अर्जुन और चौधरी ने दिखावे के लिए महंगी चीजें बांटी, पर असल काम की जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। बीरबल ने शांति से सब पर नजर रखी, और आखिरकार वह क्षण आया जब उसने सच बोल दिया, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से छोटी छोटी मदद करेगा, वही असल रिश्तेदार है। तभी अकबर ने भी सामने खड़े सारे लोगों को देखा और कहा, हमें रिश्तों को परखना चाहिए, केवल दिखावा देखकर नहीं। बीरबल ने अब बिगुल बजाया। उसने बताया कि गंगा असल में उसी दर्जी की बेटी है, और वह नकली बड़ी बहन के वेश में थी। पर यह नकली रिश्ता इसलिए नहीं बनाया गया था कि उसे अपमानित किया जाए, बल्कि यह लोगों के हृदय की परीक्षा थी। चौधरी के चेहरे पर शर्म की लकीरें उभर आईं। अर्जुन का घमंड गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसने केवल दिखावे और दहेज की शर्त रखकर अपना मानवत्व खो दिया है। नगर ने इस घटना से सबक लिया। चौधरी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और निकुंजलाल से हाथ मिलाया। उसने आदेश दिया कि उसके परिवार से संबंधित धन का एक हिस्सा समाज कल्याण में दे दिया जाए, और गंगा का विवाह वही का सम्मानित, सरल और ईमानदार युवक कर सके जो सच्चे दिल से उसका साथ देगा। और वह निकुंजलाल का करीबी था जिसने न केवल मदद की बल्कि दिल से घर की जिम्मेदारी ली थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुमने नकली रिश्ता बनाकर सच्चे रिश्ते दिखा दिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, रिश्ते केवल शब्दों और चोले टोपी से नहीं बनते, वे तब बनते हैं जब हम दूसरों के दुख में साथ खड़े होते हैं। नगर में फिर से शांति बनी, पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोग दिखावे से बचने लगे और सच्चाई, दया और कर्म को महत्व देने लगे। चौधरी ने अपने व्यवहार में बदलाव किया और अर्जुन ने भी सीख ली। उसने अपनी शान छोड़ दी और लोगों के साथ सहयोग करना सीखा। निकुंजलाल का परिवार सम्मानित हुआ, पर उन्होंने गरीबी में भी अपनी सादगी न छोड़ी। और बीरबल, उसने फिर से वह शरारत सी मुस्कान दिल में रखी और अक्सर अकबर से कहा, साहब, कभी कभी नकली ही सच दिखा देता है। अकबर हंसते और सोचते हुए बोले, हाँ बीरबल, तुम्हारी नकलनियत चालों में सच्चा ज्ञान छिपा रहता है। नगर की गलियों में फिर से काम चलता रहा, पर लोगों की आंखों में अब वही चमक थी जो असली रिश्तों और मानवता से आती है। और बीरबल की नकली चाल ने सबको वह सीख दे दी जो दंड से नहीं मुमकिन थी। गांव चंद्रावली की सांसों में हमेशा से ही मीठी मिट्टी और गुजरे हुए मौसमों की कहानियां भरी रहती थीं। पर उस साल कुछ अजीब हुआ। एक अजीब सी बीमारी आई जिसने गांव के लोगों के चेहरे से रंग और बोलने की हिम्मत दोनों छीन ली। शुरुआत में तो लोग इसे मौसम की ठंड लगने या पुराने जहर की बेल समझकर अनदेखा करने लगे, पर जब एक एक करके बच्चे और बूढ़े गंभीर हो उठे, तब भय ने गांव के छोटे छोटे घरों में अपने पैर पसार लिए।
गांव के पास एक नन्हासा स्वास्थ्य केंद्र था जहां डॉ आशा नाम की एक युवा चिकित्सक काम करती थी। वह शहर की पढ़ी लिखी थी पर गांव से जुड़ी हुई। उसकी दादी यहीं की थीं और उसने बचपन यहीं बिताया था। जब बीमारी के लक्षण बढ़े, बुखार, भूख में कमी और खासकर जीभ पर कसैला स्वाद जो कुछ दिनों के लिए स्वाद संवेदना ही छीन लेता, तब डॉ आशा ने गांव के जल, मिट्टी और खाने पीने की चीजों की जांच की। कई प्रयोगों और रातों रात की पढ़ाई के बाद उसने पाया कि यह कोई जहरीली चीज नहीं बल्कि एक सूक्ष्म संक्रमण था जो शरीर के रसों में हल्का सा विष बनाकर स्वाद की कोशिकाओं को अस्थायी रूप से प्रभावित कर रहा था। इसे ठीक करने के लिए उसने एक टॉनिक तैयार किया, एक मिश्रण जिसमें कुछ जड़ी बूटियां, नीम के पत्ते, हल्दी और एक खास मित्रवत एंटीसेप्टिक था। वैज्ञानिकों की भाषा में यह संयोजन प्रभावी था, पर लोक कथाओं की भाषा में यह स्वाद के लिए तोड़ोड़ जैसा था। कड़वा, इतना कड़वा कि किसी ने कहा तो शहद भी उससे घृणा कर उठेगा। डॉ आशा ने निश्चय कर लिया कि वह यह दवा बनाकर गांव में बांट देगी। पर उसने साथ ही चेतावनी दी, दवा असरदार है पर बहुत कड़वी है। यदि धैर्य से और नियम के अनुसार 3 दिन ली जाए तो लाभ निश्चित है, वही गलती हुई तो उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। खबर फैलते ही लोगों के मनों में डर और संदेह का संगम उभर आया। किसे वह पहली सिरिंज लेनी चाहिए? कई ने कहा कि पहले बच्चे नहीं ले सकते, कुछ ने कहा बूढ़े पहले न लें क्योंकि अधिक खतरा है, कुछ ने कहा कि पंचायत के मुखिया को पहले अपनाना चाहिए ताकि लोग भरोसा करें। छोटे छोटे बहसें उठने लगीं। दवा के साथ साथ यह सवाल भी कड़वा था, कौन खाएगा कड़वी दवा? पंचायत के बैठने का दौर शुरू हुआ। मुखिया हरिराम की ठुड्डी पर शिकन थी। वह अच्छे इरादों वाला व्यक्ति था पर स्वाभिमानी भी। उसने सोचा कि यदि वह पहले खाकर दिखाएगा तो लोग मान लेंगे। पर भीतर उसका संदेह था, क्या वह स्वयं अपने लोगों की आंखों में डर ला सकता है? एक वृद्धोक्ता ने कहा, पहले तो बुजुर्ग नहीं लें, हमारी उम्र ने शरीर कमजोर कर दिया है। एक औरत बोली, हमारे बच्चों की किस्मत किसे सौंप दें? हाहाकार बढ़ता गया और गांव की चौपाल पर सन्नाटा छा गया। तभी एक नन्हासा कदम उठा, राधा, जिसकी आंखों में हमेशा एक सूक्ष्म पराक्रम चमकता था। राधा अकेली माँ थी, उसका पति खेत पर बना रहता पर शहर से खरीदी गई बीमारी के कारण महीनों से कमाया नहीं जा पाया था। पर राधा का हौसला बड़ा था। उसने कहा, मैं पहले ले लूंगी। सबने उचक कर देखा, क्यों? राधा ने सहजता से कहा, क्योंकि मेरे बच्चे का पेट खाली है और मैं चाहती हूं कि हर माँ अपने बच्चों के लिए घबराए नहीं। अगर दवा असर करेगी तो मैं बताऊंगी और अगर नहीं तो मुझे उन्होंने बराबर ही समझना है। पर कुछ लोगों को यह सहसा स्वीकार्य न लगा। तुम खुद क्यों? कुछ ने पूछा। राधा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं डरती हूं पर डर के आगे भी जीना सीख चुकी हूं। और अगर किसी को पहला कदम उठाना है तो किसी गरिमाहीन की जरूरत नहीं। उसकी बात में सीधी सच्चाई थी। फिर भी पंचायत ने फैसला किया कि भरोसा बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक परीक्षण होना चाहिए, कोई ऐसा जो न केवल गांव से हो बल्कि जिसकी हालत सबसे नाजुक न लगे। ऐसे में मुखिया हरिराम ने अंततः सहमति दे दी कि वह पहले एक बूंद लेकर दिखाएगा, पर राधा ने कहा कि बूंद से लाभ नहीं दिखेगा, पूरा इलाज नियम से लेना होगा। चर्चा और बढ़ी और अंत में तय हुआ कि आधा पहले 3 दिन दवा अपने ऊपर आजमाएगी और हर दिन गांव के चौपाल पर रिपोर्ट करेगी। पहले दिन राधा ने दवा की सिरिंज खुद ली। दवा का स्वाद वाकई असह्य था। कड़वाहट उसकी जीभ के हर हिस्से में आग की तरह फैल गई। उसके होंठ सिकुड़ गए पर वह कुछ न बोली। लोग बाहर खड़े थे और उनकी नजरें राधा पर टिक गईं। बच्चों की आंखों में रोशनी और चिंता मिली हुई थी। कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर उम्मीद विरह का मिश्रण दिखा। पर राधा ने केवल मुस्कुराकर कहा,
दुनिया के कई काम कड़वे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के हंसने के लिए यह कुछ भी नहीं। गांव वालों का दिल पिघल गया। पहला दिन कठिन था, पर रात में राधा ने ठीक से सो भी लिया। दूसरे दिन उसने फिर से दवा ली और इस बार भी कड़वाहट फिर से अनुभव हुआ, पर थोड़ी सी राहत भी आने लगी। उसके गले में गर्माहट और कुछ फूलों सी सुगंध बांटने लगी। तीसरे दिन उसने आखिरी बार दवा ली और चौथा दिन जब आई तो राधा ने घोषणा की, मेरा स्वाद लौट आया है और पेट भी अच्छा लग रहा है। लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे दूसरे परिवारों के बच्चे भी दवा लेने लगे और परिणाम चमत्कारी निकला। स्वाद की संवेदना लौटने लगी, भूख लौट आई और बुखार गायब होने लगा। पर कहानी में एक और मोड़ आया। कुछ लोग थे जो सदैव संदेह करते रहे। चौधरी प्रकाश, जो गांव से बाहर व्यापार करता था, उसने दवा के प्रभाव पर सवाल उठाए और कहा कि यह ठीक है, पर कोई बड़ी कंपनी अगर इस दवा को बना रही होती तो वे पैसे मांगते। उसका कहना था कि हर दवा का अर्थ सिर्फ लाभ नहीं, पर राजनीति ने गांव में भी सर पकड़ ली। कुछ परिवारों ने दवा पर भरोसा छोड़ दिया और पुराने जतन के उपायों की ओर लौट गए। तब राधा ने एक बार फिर आवाज उठाई, हमें किसी और के डर से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। हम सबने मिलकर यह सीखा कि कभी कभी कड़वा सच ही हमें बचाता है। उसकी बात ने लोगों के भीतर नया विश्वास जगा दिया। समय के साथ गांव में शांति लौट आई। डॉ आशा ने गांव वालों को संयम से समझाया कि दवा में जड़ी बूटियां केवल बाहरी लक्षणों को दबा नहीं रहीं, बल्कि संक्रमण के स्रोत को रोक रहीं। पर प्रभाव तभी रहेगा जब व्यवस्था और पानी सफाई पर ध्यान दिया जाए। इस नई समझ ने गांव में स्वच्छता के कदम बढ़ाए, कुएं की मरम्मत हुई और खेतों के पास से गंदगी हटाई गई। राधा को गांव ने सम्मानित किया, पर उसने कहा, मेरा सम्मान वहां तक है जहां मेरे बच्चे और मेरे पड़ोसी स्वस्थ हों। उसकी विनम्रता ने सबका मन जीत लिया। चौधरी प्रकाश ने भी अंततः अपनी गलतफहमी मान ली और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, यह देखकर कि उसका बिजनेस और गांव का जनहित दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कहानी का असली सार यह था कि कड़वी दवा केवल एक औषधि नहीं थी, वह निर्णय, साहस और सामूहिकता की मिसाल बन गई। कई बार जीवन में हमें ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं, सच जो कड़वा हो, सजा जो कड़वी लगे, असत्य को छोड़ने का फैसला जो दिल को कुरेद दे, पर वही चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं। गांव के लोग अब कभी कभी पुराने किस्से सुनकर हंसते और राधा की उस पहली कड़वी गोली की याद ताजा करते। बच्चे तब भी पूछते, माँ कौन खाएगा कड़वी दवा? और माता पिता जवाब देते, वही जो प्यार करके जीना चाहता है। समय के साथ वह वाक्य गांव की मिसाल बन गया कि जो भी कठिनाई हो, अगर हम मिलकर उसका सामना करें तो कोई भी कड़वाहट मीठी याद बनकर रह जाती है। अकबर का दरबार हमेशा हंसी ठिठोली और चतुराई से भरा रहता था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे शहर में एक नई बात की भनक फैल गई। एक बूढ़ा साधु बाजार के किनारे पर खड़ा था और उसके पास एक छोटा सा डब्बा था जिसमें धूल जैसी कुछ चमकदार चीज थी। कहा जाता था कि वह जादुई धूल है और जो भी उसे अपनी मुट्ठी में लेकर कुछ बोलेगा, उसे सच दिखने लगेगा। अखबारों जैसी कोई चीज उस समय नहीं थी, पर बात मुंह पर मुंह जाकर अकबर के पास भी पहुंची। अकबर को हमेशा नए चमत्कार और कुसंगति पसंद रहती थी, पर बीरबल को लोगों के दिलों और नीयत की परख करने का शौक उससे भी अधिक था। जब सखास बलों ने बताया कि बाजार में कोई साधु जादुई धूल लेकर आया है, तो अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस साधु को बुलाओ और जादू दिखाओ। साधु आया, नजर में स्नेह और हाथों में वह छोटा डब्बा। बीरबल ने साधु से बातें की। साधु ने हंसकर कहा कि धूल सच को साफ कर देती है, पर जिस तरह से लोग सच सुनना चाहते हैं, वही दिखती है। अकबर ने उत्सुकता में साधु से पूछा कि क्या वह भी धूल का अनुभव कर सकता है। साधु ने कहा कि वह एक बार ही किसी के हाथ में धूल देगा और उससे जो सच दिखाई देगा, वह वास्तविक नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सच्चाई के करीब का प्रतिबिंब होगा।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि यदि धूल लोगों के दिल की सच्चाई दिखाती है तो यह बहुत काम की चीज है, पर किसी को इसे देखाकर बेवकूफ नहीं बनाया जाना चाहिए। अकबर ने मनमौजी होकर कहा, ठीक है बीरबल, तू पहले देख ले। बीरबल ने डब्बा उठाया। धूल अपनी हथेली में गिराते ही उसने हल्की सी चमक महसूस की और आंखों के सामने एक छोटी सी दुनिया बन गई। लोगों की छोटी छोटी इच्छाएं, उनकी सच्चाइयां, उनके डर। पर बीरबल ने देखा कि जो सच्चाई दिखाई दे रही थी वह उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि लोग कहते हैं। उसमें क्षमायाचना और विनम्रता का भी अंश था। बीरबल ने धूल वापस साधु को दे दी और कहा, यह धूल लोगों का मन साफ कर देती है, पर असली परीक्षा यह है कि हम उस सच्चाई का क्या करते हैं। अकबर ने कहा कि इस धूल से हम दरबार में जो भी सच्चा कहता है उसे इनाम देंगे और जो झूठ बोलेगा उसे दंड देंगे। कुछ दरबारी जो हमेशा दूसरों की चालें चलने में माहिर थे, उनके मन में लालच जाग उठा, इतना बढ़िया मौका कि किसी की पोल खुल जाए और वे लुटें। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहां सच का फैसला जनता की आंखों से होता है वहीं दया और विवेक की भी आवश्यकता होती है। पर अकबर चाहते थे कि धूल का उपयोग किया जाए और एक मजेदार खेल सा बनाया जाए। हर दिन एक दरबारी को बुलाया जाएगा, वह धूल देखेगा और जो भी सत्य दिखाई देगा वही माना जाएगा। पहली बार के लिए एक युवा दरबारी, जिनका नाम हसमुख था, बुलाया गया। हसमुख ने धूल अपने हाथ में ली और उसने एक सुनहरा महल देखा जहां जनता की खुशी थी। पर कुछ कदम आगे वह खुद को एक कमर दबाते हुए और लोगों के हाथ छीनते हुए दिखाई दिया। हसमुख घबरा गया और रुदन करने लगा कि वह ऐसा नहीं है। जनता ने भी चिल्लाना शुरू किया और कुछ पुराने मामलों की बातें हुईं। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, धूल ने तुम्हें वह दिखाया जो तुम डरते हो कि किसी दिन सच हो जाएगा। हसमुख ने बाद में अपने किए पर पश्चाताप किया और लोगों से माफी मांगी, पर कुछ लोगों का दिल टूट चुका था। अगला जो बुलाया गया वह रत्नार का एक धनी व्यापारी था जिसे अपनी ईमानदारी पर बहुत घमंड था। उसने धूल ली और आंखें बंद कीं। धूल ने उसे एक सीढ़ी पर बैठा हुआ दिखाया जहां वह गरीबों को भोजन बांट रहा था, पर थोड़ी सी दूर पर उसी व्यापारी की एक दूसरी छवि थी, धन से लबालब पर किसी गरीब की मदद से इनकार करते हुए। जनता ने तुरंत सवाल उठाए कि असली रूप कौन सा है। व्यापारी ने क्रोध में कहा कि यह झूठ है। बीरबल ने कहा, धूल झूठ नहीं कहती, पर वह तुम्हारे दिल के दो हिस्सों को दिखा देती है, एक जहां तुम अपनी प्रतिष्ठा बचाते हो और एक जहां तुम्हारी नियत काम करने की होती है। धनी व्यापारी ने बाद में अपना कुछ धन दान कर दिया और लोगों के बीच अपना नाम फिर से चमकाने की कोशिश की। धीरे धीरे यह खेल जानवरों की तरह बढ़ने लगा। लोग दरबार में अपनी बात रखने से पहले सोचते कि धूल उन्हें क्या दिखाएगी और फिर वही कर दिखाते। कुछ ने धूल का डर करके सच बोल देना छोड़ दिया और संकीर्ण चालों से बचने लगे। पर सबसे विचित्र घटना तब हुई जब महारानी ने चुपके से बीरबल से कहा कि वे चाहती हैं कि बीरबल खुद धूल की शक्ति का उपयोग करे। महारानी को कुछ शंका थी कि कौन से दरबारी उनके प्रति सच हैं और कौन नकली। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि सच देखना आसान है, पर उसे दिखाने का तरीका खतरनाक हो सकता है। महारानी की आंखों में हंसी और चिंता दोनों झलक रहे थे, पर जैसा अक्सर होता है, जिज्ञासा भारी पड़ गई और महारानी ने धूल की इच्छा की। बीरबल ने कहा कि वह इस खेल का अंत लाने का एक उपाय सोचते हैं। बीरबल ने रात भर सोचकर अगली सुबह एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा कि किसी को भी धूल सिर्फ अपनी नजर से देखने की अनुमति न दें और दरबार में एक ऐसा नियम बनाया जाए कि धूल से हुई हर एक खोज का जिम्मा देखभाल और सुधार करना होगा, न कि सिर्फ सजा देना। अकबर ने यह सुनकर बहुत प्रसन्नता दिखाई और बीरबल के बुद्धिमत्ता की तारीफ की, पर कुछ दरबारियों को यह बिल्कुल रास नहीं आया। वे चाहते थे कि धूल के द्वारा दूसरों के दोषों का लाभ उठाया जाए।
एक शाम उसी साधु ने घोषणा की कि वह अब धूल को वापस ले जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों की नीयत बिगाड़ती हुई देखी है। पर बीरबल ने साधु से विनती की कि वह एक आखिरी काम करे, धूल से सबसे बड़े राज को दिखा दे जो दरबार ने छुपा रखा है। साधु ने कुछ अजीब सा हंसकर कहा कि क्या वे सच में तैयार हैं? बीरबल ने कहा कि सत्य चाहे जितना भी कठोर हो, वह उसे संभाल सकता है। साधु ने धूल को हवा में उछाला और पूरा दरबार उसकी रोशनी में नहा गया। धूल ने अचानक दरबार के बीचों बीच एक दर्पण जैसा दृश्य बनाया जहां हर आदमी की दो दो छवियां थीं, एक जो वह सार्वजनिक रूप से दिखाता था और दूसरी जो उसका वास्तविक स्वभाव था। पर हवा का एक झोंका आया और दर्पण टूट गया। छवियां उड़कर अलग अलग कोनों में बिखर गईं। तब हुआ कुछ अनदेखा। दर्पण टूटते ही हर व्यक्ति ने स्वयं अपनी छवि देख ली और जो लोग सार्वजनिक रूप से महान बनने का ढोंग कर रहे थे, उनके चेहरे पर शर्म के निशान आ गए। वहीं जो लोग सच्चे थे, उन्हें घमंड की जगह शांति मिली। अकबर ने यह सोचकर कि किस तरह की नीयत से उसने निर्णय लिए थे, थोड़ी शर्म महसूस की। पर बीरबल ने तुरंत कहा, हर चीज की परीक्षा जनहित में होनी चाहिए, पर जानबूझकर किसी की नीयत को टोकना सजगता मांगता है। उस दिन से धूल को सार्वजनिक रूप से दिखाना बंद कर दिया गया। साधु ने वह धूल बीरबल को सौंपी और कहा कि बीरबल जैसा कोई ही इसे सही मायने में संभाल सकता है। बीरबल ने धूल को एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में भरकर एक गुप्त स्थान पर रख दिया और एक नियम बनाया कि धूल केवल तब निकले जब किसी एक व्यक्ति की नीयत से पूरे नगर का भला जुड़ा हो, जैसे बिखरे हुए अनाज की वापसी, एक बड़े छल के खुलासे से कई लोगों का हक बचना, या युद्ध से पहले किसी समझौते का सच सामने आना। समय के साथ लोगों ने धूल की जरूरत कम समझी और अपनी आंखों से ही एक दूसरे की नीयत का पता लगाने की कला सीख ली। बीरबल ने लोगों को सिखाया कि सत्य दिखाने वाली किसी चीज की जगह लोग खुद अपने कर्मों से सत्य को समझें। यदि तुम अपने कर्मों में साफ हो तो किसी जादू की जरूरत नहीं। अकबर ने भी समझा कि सजा देना आसान है, पर सुधार मुश्किल। दयालुता और न्याय दोनों साथ चलें तो साम्राज्य मजबूत बनता है। धूल का अस्तित्व रह गया, पर वह अब खामोश घर में रखी थी। कभी कभार बीरबल उसे निकालकर नदी के किनारे बैठा देता, सोचता और फिर उसे वापस रख देता। एक दिन बीरबल ने गांव के एक छोटे से बच्चे को देखा जो नदी पर अकेला बैठकर पत्थरों से कागज की टोपियां बनाकर खिलौने बना रहा था। बच्चों की मासूमियत ने बीरबल को सिखाया कि जादू धूल जैसी चीजों में नहीं, इंसान की सरलता में है। बीरबल ने उस बच्चे को बुलाया, उसे एक छोटी चुटकी धूल दी और कहा, इससे मांगना नहीं, बल्कि देखना सीखो कि दूसरे क्या करते हैं। बच्चे ने हंसकर कहा कि उसे किसी जादू की जरूरत नहीं, उसे अपने माता पिता की हंसी और खेतों में उगते अनाज की जरूरत है। बीरबल ने फिर धूल को गहरे मिट्टी के बर्तन में रख दिया और ताले के साथ उसे एक आश्रय में डाल दिया जहां केवल वही पहुंच पाता था। वर्षों बाद जब अकबर बूढ़ा हुआ, उसने बीरबल को अपनी गोद में बुलाया और कहा कि उसने ऐसो कुछ भी नहीं देखा जितनी बुद्धिमत्ता और दया बीरबल में है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा कि सच्चाई कभी भी किसी एक चीज से नहीं आती, वह हमारे कर्मों, हमारी समझ और हमारी माफी के जरिए आकार लेती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि धूल ने दरबार के लिए एक बड़ा सबक दिया।